बालों के झड़ने का सबसे मेन प्राइमरी रीजंस क्या क्या होते हैं? झड़ना किस उम्र में शुरू हुआ है, झड़ना किस सीजन में शुरू हुआ है, तो ऐसे काफी सारे रीजंस है। मेन में, वुमेन में हेयर लॉस इज अ कंडीशन जब बाल वापस लौट के नहीं आते। हेयर फॉल इज अ कंडीशन जब बाल गिरते जाते हैं बट फिर से लौट के आ जाते हैं। कितने बाल आपके जाने चाहिए जिससे आप कहें कि आपका हेयर लॉस प्रॉब्लम है या हेयर फॉल प्रॉब्लम है? आफ्टर सर्टन एज बाल पक जाते हैं, कईयों के लेट पकते हैं, इसके लिए हम हेयर डाई यूज करते हैं। बट अबव 35 जिनके नेचुरली बाल ग्रे हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, तो ऐसी काफी सारी कंडीशंस देखी गई जिससे आपके बालों में ग्रेइंग शुरू हो जाती है। कुछ लोग साबुन से ही अपने बाल धोते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता बालों के लिए। द मोस्ट अनरिकमेंडेड, बिल्कुल भी गलत काम कर रहे हैं। आप शैम्पू को बॉडी पे यूज कर सकते हैं, बट वाइजा वर्सा बॉडी वॉश को आप शैम्पू की तरह सर पे नहीं यूज कर सकते। कोई शैम्पू आप सजेस्ट कर सकते हैं जो ऑल टाइप ऑफ हेयर्स के लिए अच्छा ही है? शैम्पू दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो बाल धोने का सही तरीका क्या है? बालों को पहले गीला करना है, ल्यूक वार्म वाटर से, वो भी ना गर्म और आजकल बहुत सारे आयुर्वेदिक शैम्पू आ रहे हैं, कुछ चारकोल शैम्पूज आ रहे हैं, कुछ ऑनियन शैम्पूज आ रहे हैं, तो ये जो बालों के लिए सही है क्या? ठीक है, आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट्स बहुत है। आई बिलीव अ लॉट इन आयुर्वेदा। तो भृंगराज, जटामांसी, ज्येष्ठमध, तुलसी, जिंजर, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तो काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। आदिवासी हेयर ऑयल हेयर्स के लिए या स्कैल्प के लिए अच्छा होता है कि नहीं? क्या होता है, हमारे इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि तेल बालों को उगाता है। इस मिथ में ना रहे कि बाल आप आज हमने बालों के बारे में एक पॉडकास्ट किया है जो शायद पूरे इंटरनेट में इतना इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है ही नहीं, जिसमें हमने हेयर केयर की बात की है, बाल कैसे बढ़ सकते हैं, आदिवासी तेल इम्पोर्टेंट है कि नहीं से लेकर तो हेयर ट्रांसप्लांट तक की बात की है। ऐसे नए नए टेक्निक्स हैं जो आपके बजट और पॉकेट फ्रेंडली हैं, जो सिंपल टेक्निक्स हैं जिनके बारे में कोई बताता भी नहीं है। ऐसे टेक्निक्स हैं, उनसे आपके बाल वापस आ सकते हैं और बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप गंजेपन से बच सकते हैं। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश अग्रवाल, जो कि एक मशहूर सेलिब्रिटी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं मुंबई में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो डॉक्टर अविनाश, बालों के झड़ने का सबसे मेन प्राइमरी रीजंस क्या क्या होते हैं? झड़ना किस उम्र में शुरू हुआ है, झड़ना किस सीज़न में शुरू हुआ है, झड़ना आपका ये हेरिडिटी प्रॉब्लम रहा है जिसके लिए आपको जान है कि हमारे बाल तो जाने वाले हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन एक आपके यूथ में आने के बाद मालूम पड़ जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे रीजंस है, मेन में, वुमेन में, जिसको हम कह सकते हैं वी डिवाइड दी होल कॉजेज़। इसको पूरी तरह से डिवाइड करके हम ऐसे सेटिंग बनाते हैं कि आपको एग्जैक्ट कॉज हम निकाल सकें। तो बेसिकली इसको डायग्नोसिंग एंड कमिंग टू कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ हम आपको ट्रीटमेंट किस तरह से शुरू कर सकते हैं। मेनली जो एज अ हेयर सर्जन आई फेस जो मुझे मिलते हैं पेशेंट्स इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेंस मतलब आपके खुद के हॉर्मोन्स विच इज़ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और जेनेटिक्स मतलब जीन्स की वजह से, और एलोपेशिया इज़ अ वर्ड फॉर हेयर लॉस। अभी जो हेयर लॉस कहते हैं वो हेयर लॉस इज़ अ कंडीशन जब बाल वापस लौट के नहीं आते। हेयर फॉल इज़ अ कंडीशन जब बाल गिरते जाते हैं बट फिर से लौट के आ जाते हैं। तो कितने दिन तक क्या हमें वेट करना चाहिए बालों को वापस आने के लिए? मिनिमम 3 मंथ्स के लिए। अगर आपको 3 मंथ्स में लगता है आपके बाल गिर रहे हैं और गिर रहे हैं बट फिर वापस लौट के नहीं आ रहे हैं, यू मस्ट विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और हेयर सर्जन। इसको कोई एज होता है क्या? अब ये आपका कोई भी एज में शुरू हो सकता है। मतलब हमने यंग से यंग पेशेंट्स में जैसे 10-8 साल के बच्चों को देखा है, हेयर लॉस होते हुए, इतना हेयर लॉस होते हुए देखा है। बट दैट इज़ ऑल ऑटोइम्यून कंडीशंस। या तो उनके स्किन में कोई प्रॉब्लम रहा है जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या ऑटोइम्यून कंडीशंस ऐसी भी होती है जो ओफियासिस, स्किन के चारों तरफ, सर के चारों तरफ आपके बाल चले जाते हैं बट बीच में रह जाते हैं। तो ऐसी सारी कंडीशंस भी हम देखते हैं। बट ऑफ कोर्स इनके लिए वी डेफिनेटली रिफर द स्पेशलिस्ट, टिपिकली वी कॉल इट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ये बहुत रेयर होगा ना? लेकिन जी, बहुत ही रेयर। कौन से एज से सबसे ज्यादा बाल झड़ना चालू होते हैं? 16 से और नेचुरली होता है 16। सो दैट्स वेयर द हार्मोन्स चेंज इन द बॉडी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे हमारे बॉडी में हमारे नेचुरल सेक्स हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं, हमारी बॉडी भी एक्टिवली एक पर्टिकुलर एंजाइम को प्रोड्यूस करती है विच इज़ फॉर वुमेन फ्रॉम द ओवरीज, एंड मेन जो है प्रोस्टेट से पैदा करते हैं, कॉल्ड एज 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ना ये एंजाइम हमारे बॉडी में DHT को बनाता है, बट DHT हमारे किसी और काम के लिए बनाता है, बट अनफॉर्चुनेटली यही DHT हमारे बालों को भी खा जाता है। सो हमें इसका ध्यान देना है कि जैसे हमारी हार्मोन चेंज हो रही है, आपने देखा है प्यूबर्टी आजकल बच्चों में 11, 12, 13 साल में भी हो जाती है, एंड दैट्स व्हेन द टाइम द हार्मोन चेंज। बट जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो 11, 12, 13 में नहीं होती, वो हेयर लॉस की प्रॉब्लम 16 में होती है। क्यों? क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करते करते 3 से 5 साल लग जाते हैं।
अच्छा, वो प्रकट होते उसका हुए, प्रकट होते हाँ, हुए, हाँ। क्योंकि इफेक्ट अंदर बॉडी में चल रहा है बट हमें नहीं पता कितना है, बट वो इफेक्ट का रिजल्ट आने में, जैसे हेयर फॉल शुरू हो जाने में या हेयर फॉल होने के बाद हेयर लॉस बन जाने में, उसको वो टाइम 3 से 5 साल लगाता है। लेकिन कोई एक इंसान जज कर सकता है क्या? समझ लो मैं सुबह बाल बना रहा हूँ या कोई लेडी अपने बाल बना रही है, तो कितने बिल्कुल, बाल गिर रहे हैं तो बिल्कुल समझ में ये आए। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कितने बाल आपके जाने चाहिए जिससे आप कहें कि आपका हेयर लॉस प्रॉब्लम है या हेयर फॉल प्रॉब्लम है। हेयर फॉल में आपके 20 से 25 मैक्सिमम 50 बाल आपके रोज गिरेंगे फॉर अ मैन, एंड फॉर अ वुमेन अप टू 100 बाल भी गिरना डेली इज़ नॉर्मल। उसको हम हेयर फॉल कहेंगे। वो हेयर फॉल लौट के वापस से ठीक हो सकता है विद इन 3 मंथ्स, बट 3 महीने में आपको अगर उस हेयर फॉल सेम प्रकार से चल रहा है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, यू मस्ट सी अ डॉक्टर। और जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं आपके बाल तो गिर रहे हैं बट वो 100 से बहुत ही ज़्यादा हैं, 200 300 500 पेशेंट्स ऐसे थैली भर के लेके आते हैं, थैली में बाल, ये एक दिन के बाल है डॉक्टर मेरे, देखिए ऐसे, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ हेयर लॉस कंडीशन। तो ये कंडीशन तक पहुंचने पे पेशेंट खुद ही समझ जाता है कि मुझे अभी इस चीज़ का कोई इलाज मेरे पास नहीं होने वाला, इसे डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। डॉक्टर 16 के एज में तो जनरली प्यूबिक हेयर्स आते हैं हाँ जी। और उल्टा बाल और आते हैं, दाढ़े के बाल मतलब बगल के बाल, प्राइवेट private प्लेसेस हाँ, में। yes, yes, तो yes. उस वक्त जाते कैसे हैं, कौन से एंजाइम से? मतलब ये हाँ। तो थोड़ा उल्टा हो रहा है हाँ body में। एग्जैक्टली, तो यही इसकी साइकिल का प्रॉब्लम है कि जब DHT बॉडी में बनता है, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, वो आपके बॉडी के बालों को प्रमोट करता है। वाइज वर्सा वो आपके सर के बालों को, स्पेशली जो सामने से लेके आपके क्राउन तक के एरिया है, वो हम कह सकते हैं सामने का जो टाल एरिया है टिपिकल, वो एरिया को इफेक्ट करता है। एंड वो एरिया में रिसेप्टर्स हैं जो DHT को एक्सेप्ट करते हैं, और DHT जब उनको चारों तरफ से भर देता है, बेसिकली एक सेल के अंदर क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स कह सकते हैं या बायोकेमिकल फिजिक्स कह सकते हैं, इसमें दे हैव फाउंड आउट कि 60 to 80 साइट्स इन पर हेयर सेल, फॉलिकुलर सेल। अब सेल क्या होता है? सेल एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसके ऊपर रिसेप्टर साइट्स बने रहते हैं, और वो सेल्स आपके पूरे फॉलिकुलर, दैट इज़ जो फॉलिकुलर बड है, वो बड के चारों तरफ 2 से 5 लाख सेल्स हो सकते हैं, और हर एक सेल के पीछे 60 से 80 सेल्स के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। हर एक रिसेप्टर पे एक जाके DHT चिपने वाला है। अभी DHT कितने आएंगे आपकी बॉडी में? आपका 10% बॉडी का DHT बन जाता है ऑफ टेस्टोस्टेरॉन्स, जो आपके मेल हार्मोन्स है, और फीमेल्स में भी मेल हार्मोन्स होते ही हैं, विच इज़ अ कॉमन थिंग। तो वो हार्मोन्स जब DHT बन रहे हैं, वो धीरे धीरे जाके करके आपके सेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड मेनली वो अट्रैक्शन कहाँ शुरू होता है? मेन में, स्पेशली टेम्पल्स में, एक क्राउन में, और फिर आगे चल के वो पूरे एरिया को कवर कर लेता है। बट फीमेल्स में क्या होता है? वो पूरी तरह से स्प्रेडेड है, कुछ कुछ को पकड़ेगा, कुछ को छोड़ देगा, कुछ को पकड़ेगा, तो कुछ इसलिए पैची हो जाता है पैची हो उनका। जाता है पूरा उनका ग्लोबल थिनिंग बोल सकते हैं, या उनका ओवरऑल थिनिंग होता है, बट उनका पैच लॉस नहीं होता है। मैन में आपको देखा होगा पूरा एक चांद दिखने लग जाता है, पूरा शाइन करने लग जाता है। तो स्किन जो शाइनिंग और ग्लिस्निंग हो जाती है, फॉलिकल्स धीरे धीरे मर जाते हैं, उनके अंदर जान नहीं रहती, वो अपने स्किन जो अपने नॉर्मल पोजीशन है स्किन के नीचे 3 to 4 मिलीमीटर डीप जो नीचे रहते हैं, वहाँ से वो धीरे धीरे चलते चलते स्किन के ऊपर आ जाते हैं, और लिटरली ऊपर आपको डेड बॉडी की तरह भी दिखाई देंगे, बट आपको अच्छे मैग्नीफिकेशन 200 टाइम्स मैग्नीफिकेशन में देखना होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि हेयर फॉलिकल्स कितने अलाइव हैं, कितने डेड हैं, और अगर डेड हैं तो ऑफकोर्स उस फॉलिकल सेल्स पे देयर इज़ नथिंग बट हेयर ट्रांसप्लांट। बट जहाँ फॉलिकल्स अलाइव है, उनको वापस से नेचुरली ग्रो किया जा सकता है। सो हेयर फॉल तो आपने बताया है कि विमेन के केस में अप टिल 200 हेयर तक हो सकता है, लेकिन इन हेयर फॉल का क्या कनेक्शन बालों के टाइप से भी है क्या? कि ज़्यादा अगर टेक्सचर्ड बाल हैं या सॉफ्ट बाल हैं तो ज़्यादा गिरेंगे, कम गिरेंगे? नहीं, अगेन घुंघरालू बाल है या सीधे बाल है तो सो बाल जैसे आप केयर करोगे बालों की, आपके उस केयर पे वो बालों का लाइफ जीता है। बाल इज़ जस्ट अ डेड बॉडी आउटसाइड द स्किन, इट्स, हम उसको कहते हैं स्किन का एक अपेंडेज है। हेयर में जान नहीं है, बट हेयर के बड में नीचे जाके जहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स जुड़ते हैं, वहाँ जान है। उस जान में से हमारी बेजान चीज़ पैदा हो रही है। सो कैरेटीन मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी के प्रोटीन को कहते हैं, वो प्रोटीन जब जाके चिपकता है, हर एक प्रोटीन एक दूसरे को चिपक के एक सर्कुलर वे में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से एक बाल को तैयार करता है, और बाल धीरे धीरे करके ऊपर आता है। अगर आपने कभी बाल शेव कर दिया हो या बाल जड़ से उखड़ गया हो, उस बाल को फिर से बन के वापस बाहर आने तक मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम जाता है, मिनिमम 3 मंथ्स। तो अगर वो जड़ में बाल का रूट है और बाल बन के अभी आना है ऊपर से, वो 3 महीना टाइम लगाएगा मिनिमम। तो उसी बालों को अगर आपको उगाना है, उनको मेंटेन रखना है, तो आपको बालों का केयर करना होगा ना। केयर में राइट फ्रॉम बिगनिंग हम कहते हैं, कुछ लोग शैम्पू नहीं लगाते, साबुन से बाल धोते हैं, उसमें कॉस्टिक सोडा होता है, सोडा, ऐश और ऑल दीज थिंग्स आपके तो करोजिव एजेंट्स में मानी जाती हैं। करोजिव मतलब उसको खुरचने के लिए, आपका स्किन खुरचने के लिए तो नहीं है, स्किन तो नरम चीज़ है। जैसे आपकी स्किन, फेस पे एक स्किन है, गर्दन की एक स्किन है, बॉडी की एक स्किन है, हाथों की एक स्किन है, हर एक टाइप की स्किन, वैसे ही स्कैल्प की भी स्किन है। तो जो स्कैल्प का स्क्वामस एपिथेलियम है, जो स्किन लेयर है बोलते हैं हम लोग, उस स्किन लेयर का केयर शैम्पू ही कर सकता है।
और शैम्पू में वो ऐसा शैम्पू जिसमें सल्फेट्स कम हो, पैराबिन्स कम हो, एंड वो शैम्पू सेफ़ हो आपके बालों के लिए, जिसमें pH बैलेंस हो। 5.5 pH इज़ द मेन pH। कोई शैम्पू आप सजेस्ट कर सकते हैं जो Yes. ऑल टाइप ऑफ हेयर्स के लिए अच्छा ही है? वेरी बेसिक शैम्पू कॉल्ड माइल्डी, ये बहुत ही नाम फेमस है, इट इज़ अ वेरी नोन ब्रांड। एंड माइल्डी शैम्पू से आप डेली वॉश कर सकते हैं, दिन में 2 बार वॉश कर सकते हैं। बट वॉश करने के बालों को सुखाने का भी एक तरीका होता है कि यू शुड कीप देम ड्राई। गीले बाल छोड़ दिया आपने, बाल और भी नरम पड़ने की वजह से टूट जा सकते हैं। और बालों को अगर आपने ड्राई नहीं किया पूरी तरह से, अगर आप बहुत हीट में ड्राई करते हैं, बहुत ड्रायर लगाते हैं हीट का, तो भी उसको हीट से वो डैमेज हो जाते हैं। सो ये सारी प्रोटेक्शन करते हुए अगर आप प्रॉपर ड्राइंग करें और तो प्रॉपर डॉक्टर, उनको ब्रशिंग आपका करें। ये कहना है कि हेयर ड्रायर यूज़ करना अच्छा नहीं है? नहीं है, नहीं है। हॉट सेटिंग पे तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोल्ड मतलब सेटिंग पे हवा- यस यू कैन यूज़ plain हवा, हवा use कर सकते प्लेन हैं। हवा यूज़ कर सकते हैं, बट गर्म हवा नहीं। गर्म हवा क्या करती है आपके फॉलिकल्स में, हेयर में स्पेशली, एक पूरे जो हेयर की लेंथ है उसमें क्यूटिकल्स होते हैं जो हेयर के आउटर लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। वो क्यूटिकल्स जब हीट पड़ता है तो वो खुल जाते हैं। सो व्हेन दे ओपन दे आर वेरी वर्नरेबल टू एनी काइंड ऑफ आउटसाइड एजेंट। आप कुछ भी बाहर से लगाएं, स्प्रे लगाएं बालों पे, आपके कुछ भी आप चीज़ लगा रहे हैं, पोल्यूशन फॉर दैट मैटर, अगर आप रोड पे चल रहे हैं और आपके क्यूटिकल्स ओपन है तो सारे पोल्यूटेंट्स उसमें बैठ जाएंगे और धीरे धीरे पोल्यूटेंट्स विल ब्रेक दोज हेयर दैट देन कीपिंग। सो उन क्यूटिकल्स को क्लोज करना आफ्टर टेकिंग अ बाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय यूजिंग आइदर 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। नानी दादी का नुस्खा, नहाने के बाद 2 बूंद पूरे बदन पे तेल लगा के आ जाना, यही बोलते थे हमेशा। वो क्यों 2 बूंद तेल? उस तेल ने ही हमें प्रोटेक्ट रखा था क्योंकि वो एक लेयर बना देता है ताकि हमें सारे पोल्यूशन से, हीट से, सन की हीट से, सबसे प्रोटेक्ट कर सकें। पर अगर कुछ आप कुछ तेल नहीं पसंद है, काफ़ी लोग आज कहते हैं कि डॉक्टर तेल से तो हमें बिल्कुल नफरत है, हम नहीं लगा सकते, चिपचिपा हो चिपचिपा जाता हो है, जाता है। डस्ट जमा हो तो जाती है। उसके लिए देर आर कंडीशनर्स, देर आर लोशंस, पोशंस विच कैन बी अप्लाइड ऑन द हेयर, ऑन द स्किन एंड प्रोटेक्ट। क्या तेल और सीरम एक जैसा काम करता है या फिर दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं? हाँ, सो तेल टिपिकली इज़ अ प्योर फॉर्म, सीरम उसका हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म होता है। कोई भी आप सीरम लेके देखोगे, आप उसका नाम पढ़ोगे, कैस्टर ऑयल, हाइड्रोलाइज्ड कैस्टर ऑयल, हाइड्रोलाइज्ड, इसमें आपका है उस तेल का तत्व यूज़ किया हुआ है, नॉट द तेल प्रॉपर, ताकि तेल का जो ऑयलीनेस है, जो स्टिकीनेस है, वो सारा उसमें से निकाल चुके हैं। देव यूज्ड ओनली दी क्रक्स ऑफ इट, जो उसका मेन पार्ट है, अच्छा उसको होता है यूज़ कि करते हैं नहीं? उसमें। ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया होता है, सीरम अच्छा होता है? सीरम्स बहुत अच्छे तेल होते हैं। से भी अच्छा Yes, होता है? तेल से भी बेटर होता है, 100%, मोस्ट रिकमेंडेड। लेकिन तो बहुत सारे लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि सीरम को सिर्फ अपने हेयर के टिप्स पे लगाना होता है, हेयर के स्कैल्प पे tips क्यों? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी सीरम भी प्रकार के होते हैं। सीरम जो आप कह सकते हो कि जो काफ़ी फेमस है, लिवॉन सीरम, वैसे नाम शुरू हाँ, हुआ था। लिवॉन। उसके बाद कैरास्टेस कंपनी ने निकाला, अभी उसके तो बाद हर काफ़ी सारे कंपनी कंपनी है, निकालते हैं। बहुत इवन सारे। मेडिकल एज अ डॉक्टर हमारे पास भी क्लिनिक में हमारे पास ऐसे सीरम्स होते हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद करते हैं। सिल्की AF करके कॉस्मोफिक्स कंपनी का है, फुल ऑन करके एक सीरम है फ्रॉम सेल्फी कंपनी। तो काफ़ी सारे ऐसे सीरम्स भी हैं जो बालों के लेंथ पे लगाए जाते हैं। नाउ सीरम्स यूज्ड ऑन द स्कैल्प, जो आप कह रहे हैं कि जो ऐसे सीरम्स भी है जो बालों पे लगाने के लिए रिकमेंड किए जाते हैं, वो हेयर ग्रोथ कराता है, हेयर को फॉल होने से बचाता है, हेयर की क्वालिटी इंप्रूव करता है, डेंसिटी लेके आता है। फॉलिकल्स जो ऑलमोस्ट डेड हैं, शायद उनमें जान नहीं है, शायद हमने उसको पता भी नहीं किया कि वो जान है भी या नहीं है, किसी मशीन से नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प में एक ऐसी जगह है जो फॉलिकल्स को देखने के लिए ना तो कोई MRI ना तो कोई CT स्कैन बना है। सो देयर इज़ नो सच टेक्निक टू फाइंड आउट। अगर आप चाहो, ऑफकोर्स स्कैल्प में एक पंच बायोप्सी लेके पूरे स्कैल्प की जगह 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 आप टेस्ट कर सकते हो, बट इतना सारा इन्वेसिव करने की शायद ज़रूरत नहीं है, इतना आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप 3 महीने 6 महीने कोई ऐसा सीरम जिसमें राइट इंग्रेडिएंट्स उस पेशेंट से रिलेटेड हो, कि वो पेशेंट की एज को देखते हुए, उसकी कंडीशन को देखते हुए, हेयर स्कैल्प की कंडीशन को देखते हुए उस सीरम को रिकमेंड कर दिया जाए, वो डेफिनेटली आपके बालों में नया पन लेके आएगा, थिकनेस लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा, हेयर फॉल पहले 15 दिन में कम हो जाएगा, ये पक्की बात है। सीरम से? सीरम से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आपने जैसे कहा शैम्पू यूज़ करना होता है बालों के लिए, तो लेकिन कुछ लोग साबुन से ही अपने बाल धोते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता बालों के लिए। द मोस्ट अनरिकमेंडेड, बिल्कुल भी गलत काम कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं लोग। आपको सब कहते हैं कि एक साथ ही हो जाना चाहिए सारा हमको। इवन फॉर दैट मैटर, मैं फॉरेन कंट्री में कुछ एक बार गया था, तो शैम्पू और ऐसा कुछ मिलता है जो बॉडी एंड हेयर, पूरा बॉडी वॉश जो बॉडी एंड हेयर के लिए बना देता है, बट जब उसके इंग्रेडिएंट्स ध्यान से हमने पढ़े, थोड़ा उसका स्टडी किया, वो एक्चुअली शैम्पू ही है, वो एक्चुअली, बट वो शैम्पू के हम बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। यस, आप शैम्पू को बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, बट वाइज वर्सा बॉडी वॉश को आप शैम्पू की तरह सर पे नहीं यूज़ कर सकते। तो अभी हमने शैम्पू के बारे में बात की, सीरम के बारे में, अभी मैं कंडीशनर का महत्व जानना चाहूँगा और इवन ब्रांड्स भी जानना चाहूँगा जो अच्छे हैं। सी हेयर कंडीशन का महत्व क्या है, पहले तो ये जानना ज़रूरी कि आपको, जैसे मैंने बताया, हम कोई भी हेयर को वॉश करते हैं, हेयर वॉश हमेशा एक ल्यूक वार्म वाटर या कोल्ड वाटर में किया जाता है, जिससे क्यूटिकल्स को ज़्यादा हम डैमेज नहीं करें या उनको ओपन भी नहीं करें फॉर दैट मैटर। हमारे सर पे ऑलरेडी नेचुरली गॉड गिफ्टेड ऑयल है विच इज़ सीबम ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट क्या करेगा,
जो आपके स्वेट में से इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं, स्पेशली सॉल्ट्स, जो आपके सर पे करोसिव का ही काम करते हैं। तो हमें सॉल्ट्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सॉफ्टनर्स चाहिए, जो हमारे सीबम उसको सॉफ्ट कर देता है। सीबम मतलब तेल, जो चेहरे पे भी तेल आता है, सब बदन पे हर जगह तेल आता है, कुछ जगहों पे छोड़ के, बट हमारे हर जगह पे तेल के ग्लैंड्स बने हैं। सर के अंदर भी हर बाल के साथ में तेल के ग्लैंड बने हुए, तो वो बालों को भी कोट करता है, स्किन के ऊपर भी लगा रहता है, स्कैल्प के स्किन पे, और हमारे बालों को वैसे अगले दिन सुबह उठो तो चिपचिपा बना देता है। तो हमें मन करता है कि नहीं, शैम्पू कर देना चाहिए। तो शैम्पू करने का यही रीज़न होता है कि हमारे सर पे जो डर्ट है, ग्राइम है, गंदगी है, जो जमा किया हुआ है हमने बहुत दिन से, प्लस हमारे सर पे जो नेचुरली एक ऐसा मैलिसेसिया फरफर नाम का जो फंगस है जो नेचुरली ग्रो होता रहता है, वो हद से ज़्यादा नहीं ग्रो हो जाए। हद से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डैंड्रफ बन जाएगा। तो लोग अरे सफ़ेद सफ़ेद खिल्लियाँ निकल रही है, खुजाओ तो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, ऐसे से हिलाओ तो सफ़ेद निकल, तो दीज आर डाई डैंड्रफ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द मैलिसेसिया फरफर जो डैंड्रफ बनता है। बट क्या हम वो सब शैम्पू करने के बाद, क्लीन करने के बाद, अगर उस बाल का केयर नहीं करें, जैसे वो 2 बूंद तेल की जो मैंने बात की, अगर आप 2 बूंद तेल सिर्फ बालों में लगाएं, वो बालों के क्यूटिकल्स बंद हो जाते हैं। दैट प्रोटेक्ट्स द हेयर फ्रॉम पोल्यूटेंट्स, प्रोटेक्ट्स द हेयर फ्रॉम हीट, सन्स हीट, और कोई हीटिंग एजेंट्स आप जो लगा रहे हैं सर के ऊपर, जैसे आपने कोई हेयर ड्रायर लगाया जिसमें हीट है, या हेयर आयन, आज को जो लेडीज़ आयन बहुत करती हैं, सीधा करना है बालों को, टेढ़ा नहीं चाहिए, कर्ली नहीं चाहिए, या इवन फॉर द मैटर कर्ली बालों को अगर आपको कर्ल्स ही रखना है, फ्लैक्सीड ऑयल इज़ नोन ऑफ द बेस्ट। तो ऐसे काफ़ी सारे कंडीशनर जिनमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं, वो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करती है। अभी कंडीशनर में कौन सा कंडीशनर अच्छा है? काफ़ी सारे हैं कंडीशनर, जैसे मैंने कर्ली हेयर के लिए मोस्टली प्रोटेक्शन लोगों को अराटा का रिकमेंड किया है। स्ट्रेट हेयर है, जो बाल बहुत फ्रिजी और पतले हो चुके हैं, उनको एनाजिन बायो करके एक कंपनी है, उसका जर्मन कंपनी है, इंटरनेशनल है, उसका कंडीशनर और मास्क रिकमेंड किया है। FCL इज़ माई फेवरेट, मतलब मेरे सारे पेशेंट्स जो है स्पेशली यंग बॉयज़ लव द स्ट्रेंथनिंग शैम्पू और कंडीशनर, उसी का आता है, और उसका कंडीशनिंग मास्क भी आता है। तो हफ्ते में एक बार मास्क कर लिया, हफ्ते में 2 या 3 दिन कंडीशन कर लिया। अभी डॉक्टर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, बाल धोने का सही तरीका क्या है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पहले बाल धो लो शैम्पू से, फिर साबुन लगा लो, फिर थोड़ी देर बाद कंडीशनर, तो वो सब क्या है? नहीं, बालों को पहले गीला करना है आपको, ल्यूक वार्म वाटर से, वो भी ना गर्म हो ना ठंडा, टेम्परेचर ऐसा हो जो आपको फील ही नहीं हो, दैट इज़ द टेम्परेचर इन विच योर हेयर शुड बी मेड वेट। अभी उन वेट बालों के अंदर आपको शैम्पू को हाथ में लेके, साइज ऑफ अ कॉइन टिपिकली, हाँ शायद कुछ लेडीज़ में जो जिनके शोल्डर लेंथ से ज़्यादा लंबे बाल हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा शैम्पू लग जाएगा, बट 1 कॉइन का साइज़ का शैम्पू इज़ मोर देन इनफ। उसको आपको पानी से डाइल्यूट करना है, उसका अच्छा झाग बनाना है, और उस झाग को सर पे लगा के छोड़ देना है। वो अपने आप ही स्किन के थ्रू, आपके हेयर के थ्रू आपके स्किन तक जाएगा विद जेंटल मसाज ऑफ योर फिंगर्स। फिंगर भी नाखूनों को इस्तेमाल नहीं करना है, आपको टिप ऑफ द फिंगर्स को इस्तेमाल करना है, और सर्कुलर मोशन में करें, राइट और लेफ्ट मोस्ट दोनों डायरेक्शन में, और आपकी स्किन तक पहुँच जाओ मसाज करते हुए। वेट फॉर अबाउट 3 to 5 मिनट्स, शैम्पू को एक्ट करने दो, शैम्पू का क्लेंजिंग जो एक्शन है, जो डिटर्जेंट एक्शन है, उसको एक्ट करने दो, एंड देन आपको रिंस ऑफ कर देना है उसको। वंस दैट इज़ ओवर, आप उसके बाद इमीडिएटली बालों को सेमी ड्राई कर लो, दबा के, उनके अंदर जितना पानी है पानी को निकाल के, या हल्का सा एक टॉवल लेके उसके ऊपर एक सिर्फ दबाना है आपको, उसको रगड़ के साफ़ करके सुखाना नहीं है, हल्का सा दबाना है। उस सेमी ड्राइड बालों की कंडीशन के उसके अंदर कंडीशनिंग करना है। अभी कंडीशनर भी सेम चीज़, आपको वो 1 कॉइन के साइज़ का लेना है, पूरे हाथों पे स्प्रेड कर लेना, उसको धीरे धीरे बालों के ऊपर टिप्स पे लगाते हुए धीरे धीरे बालों की फुल लेंथ तक ले जाना है। लंबे बाल है तो फुल लेंथ, और छोटे हैं तो सिर्फ ऊपर के बालों में, सर के अंदर नहीं लगाना है। कंडीशनर इज नेवर पुट इन साइड दी हेड, इट इज़ ओनली ऑन दी हेयर, आप सर के अंदर नहीं लगा सकते उसको, एंड उसको लीव इट टिल आप फेस वॉश करें, बॉडी वॉश करें, एंड आजकल तो स्पेशली प्राइवेट पार्ट का भी वॉश होना चाहिए, तो वो सब वॉशेज़ आपके पास, आपके कबर्ड में, आपके इस पे होने चाहिए बाथरूम में। तो ये वॉशेज़ करने के बाद जब इनको सबका रिंसिंग हो चुका, बॉडी वॉश हो गई, फेस वॉश हो गया, रिंस भी हो गया, साबुन सारा निकल गया, लास्ट में आप उसका ऊपर का कंडीशनिंग जो आपने किया था उसको रिंस ऑफ करेंगे। दैट्स हाउ दी होल प्रोसेस शुड बी। सो आपने जैसे कंडीशनर के ब्रांड्स बताए और टाइप्स ऑफ बालों के हिसाब से आपने उसको ग्रुप किया, वैसे शैम्पू भी अलग अलग टाइप ऑफ हेयर के हिसाब से कौन सा चूज़ करना चाहिए हमें? शैम्पू 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जो बहुत लादर करता है और यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट शैम्पू का मतलब है उसमें कोई कंडीशनिंग एजेंट एक्सेसिवली डाला गया नहीं है ऑटोमेटिकली, तो यूजुअली सब कंडीशनर के साथ ही आते हैं शैम्पूज़, और वो ट्रांसपेरेंट शैम्पू इज़ अ मेन क्लेंजिंग शैम्पू जो हफ्ते में 2 बार 3 बार तो मिनिमम यूज़ करना ही चाहिए। सेकेंड कम्स योर कंडीशनिंग शैम्पू, जिसमें आपका शैम्पू सफ़ेद होगा, इट वॉन्ट बी ट्रांसपेरेंट दिखने में, वो दिखने में दूधी जैसा होगा, मिल्की वाइट होगा, और उसमें से शायद थोड़ी फ्रेग्रेंस भी होती है उसमें, काफ़ी कुछ वो लोग डालते भी हैं। तो वो शैम्पू आपका हो गया हफ्ते में 2 या 3 बार वापस से यूज़ करने के लिए, जहाँ पे आपको कंडीशनिंग की ज़रूरत है। जहाँ आप डिसाइड करते हो कि आपको क्लेंजिंग चाहिए, आपने ऑलरेडी बहुत प्रोडक्ट लगा चुके हैं बालों में, जेल लगाया था रात को, कल रात को हमने फाइबर लगाया था सर पे, जो भी, यू शुड वॉश विद अ ट्रांसपेरेंट शैम्पू। द अदर डे यू डिसाइड टू वॉश विद अ कंडीशनिंग शैम्पू,
बट हर बार शैम्पू के बाद भी फिर कंडीशनर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। नाउ अगेन हेयर टाइप, अगर आपके बाल पतले हैं, फ्रिजी हैं, ड्राई हैं और गिर रहे हैं तो डेफिनेटली कंडीशनिंग शैम्पू। द मोमेंट आपके बोले बाल नॉर्मल हैं, इतना हेयर फॉल भी नहीं है बट तेली हो जाते हैं रात भर के अंदर, चिपचिप हो जाते हैं, देन यू हैव अ ट्रांसपेरेंट शैम्पू जिसमें आपका वो वाइट बेस रहेगा उसका। सो दैट ट्रांसपेरेंट शैम्पू तो हमेशा हमारे काउंटर पे होना ही चाहिए। कंडीशनिंग शैम्पू डिपेंड्स ऑन व्हाट योर कंडीशंस ऑफ द स्कैल्प इज। सो आजकल काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ शैम्पू आ रहे हैं, जैसे कि हाइलानुरोनिक एसिड है या कोई भी और तरह के नए नए चीज़ें वो लोग पिच करते रहते हैं। तो ये सब मेरे बालों के लिए मुझे सूट करेंगे कि नहीं, कैसे जज करना? सी पर्सनली आई वुड से एनी शैम्पू दैट सेज डेली यूज शैम्पू इज़ अ गुड शैम्पू फॉर एनीबडी, किसी को भी लगाने के लिए अच्छा है। बट क्या आपके बालों की कंडीशन आपको एग्जैक्टली पता है कि यू नीड दैट इंग्रेडिएंट? अगर उसमें हाइलोनिक एसिड लिखा है, व्हाट इज़ हाइलोनिक एसिड? इट इज़ एन एसिड विच हाइड्रेट्स एनी पार्ट ऑफ द स्किन, हेयर, जहाँ भी उसको लगाया जाए वो हाइड्रेट करता है। अगर ड्राई फ्रिजी बाल है, सूखे लगते हैं बाल, ऐसे उड़ने लगते हैं लगाने के बाद भी, शैम्पू के बाद भी, तो यू नीड समथिंग टू मेक देम हैवी, तो शायद हाइलोनिक एसिड काम करेगा। तो इस तरह से शैम्पू की जो एडिशन है, जो एड-ऑन्स है, वो सिर्फ आपको लूर करने के लिए टिपिकली बने रहते हैं। शैम्पू के ऐसे एड-ऑन्स जो हैं रियली कि आपको फ़ायदा देते हैं, मेरे बुक्स में नहीं। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल करें इज़ नॉट गोइंग टू ट्रीट योर हेयर। बस शैम्पू से मेरे बाल गिरना बंद हो गए, मैं भाई ये तो आपने मुझे शायद कभी मैं मानूंगा ही नहीं इस बात को, आई वुड नेवर अग्री विद एनीबडी, बट वो एक आपका वहम है, वो आपको अंदर से लगा कि आपके 15 दिन बाल वैसे ही गिरना कम होने वाले ही थे। भगवान ने डिसाइड कर रखा था कि इतने दिनों तक आपके बाल गिरेंगे, उसके बाद नहीं गिरेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या, क्योंकि आपने शैम्पू को क्रेडिट दे दिया, तो लोग बोलते हैं नहीं शैम्पू से बाल कम हो जाते, गिरना कम हो जाते हैं। तो कोई शैम्पू आपके बाल गिरना कम नहीं कर कई सकते। उल्टा भी कहते हैं, शैम्पू से बार बार गिरने लग करने गए। से बाल गिरने लग जाते हैं, हाँ। क्योंकि वो शैम्पू में सल्फेट्स होते हैं, कैरोसिव होते हैं, एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके बालों को ब्रेक में ज़्यादा करते हैं, दे ब्रेक आउट द हेयर। लेकिन एक शैम्पू को अगर जज करना है हमें, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए आइडियली और क्या नहीं होना चाहिए? सोडियम लॉरेथ सल्फेट इज व्हाट यू शुड सी इन अ शैम्पू। अगर लॉरेल सल्फेट है तो लॉरेल इज गोइंग टू लादर लॉट बट नॉट गिविंग गुड प्रॉपर्टी इन दी हेयर। वो आपके बालों को डेफिनेटली सल्फर के जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ है वो उसमें रहेंगे, वो आपका लिखा होगा उसमें सल्फेट पैराफिन, बट आपके जो इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ने बैठेंगे तो ये सोडियम लॉरेल और लॉरेथ का फ़र्क बहुत जानना है। और अगर कभी आपको ऐसा भी डाउट आया कि अरे तो लॉरेल ही है, मेरे को उसको फेंक देना चाहिए शैम्पू को, ज़रूरी नहीं है। आप वो शैम्पू को हाथ में लें और उसको खूब झाग बनाएं, रगड़ें। द मोमेंट यू मेक फोम आउट ऑफ इट, वो लॉरेल का लॉरेथ बन जाता है। सो हम कितनी बार कहते हैं कि सर पे डायरेक्टली शैम्पू मत लगाओ, डायरेक्टली शैम्पू लगा के सीधा सर पे लगा दिया, नहीं, उसको पहले हाथ में लेके खूब झाग बनाओ, सफ़ेद कर लो उसको एकदम, जितना सफ़ेद कर सकते हो, और फिर उसको सर पे आप मलो। तो दैट मीन्स यू ऑलरेडी चेंजिंग इज प्रॉपर्टी फॉर मेकिंग इट बेटर। हाँ, कुछ आप चीज़ें जैसे हाइड्रोलाइज्ड कैस्टर ऑयल या हाइड्रोलाइज्ड ऑलिव या काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो उसमें डाली होगी, दोज थिंग्स आर गुड, आप उसको लगा सकते हैं, नो इश्यूज़। और काफ़ी कुछ जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स है जैसे लॉरियल के प्रोफेशनल रेंज है, आई ऑलवेज अप्रूव ऑफ देम। मैं किसी को कभी, मतलब मेरा फेवरेट तो एक ज़माने में विशी का हुआ करता था शैम्पू, लॉरियल का ही था, और मैं पेरिस से लेके आया था एक बार जाते आते, मैंने बोला ये तो मिल नहीं रहा इंडिया में कहीं पे, तो आई बॉट इट फ्रॉम देयर। बट कह सकते हैं कि येस दीज ब्रांड्स डू केयर for the hair quality, but do they really care for your skin quality, or do they really care for what is happening inside the skin as the hair should grow? They don't care of that. इनके लैब्स में टेस्ट में सिर्फ बाल मिलेंगे आपको, किसी की सर की खोपड़ी नहीं मिलेगी। वो आपको उस पर कोई टेस्ट नहीं हो रहे, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, उनको बालों पे वो सब जानते हैं कि कैसे लैब टेस्ट किए जाते हैं। बट अगर रियल इंसान के सर पे, वो शैम्पू तो सर पे लग रहा है ना, अल्टीमेटली शैम्पू तो जो है सर पे लग रहा है, स्कैल्प पे लग रहा है, स्कैल्प की स्किन पे, तो स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है वो चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर अस टू नो हाउ इज़ द पेशेंट स्किन ऑलरेडी एट द टाइम वी प्रिस्क्राइब देम द राइट शैम्पू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन है शैम्पू के ऊपर ही, आजकल बहुत सारे आयुर्वेदिक शैम्पू आ रहे हैं, कुछ चारकोल शैम्पूज आ रहे हैं, कुछ ऑनियन शैम्पूज आ रहे हैं, तो ये जो आयुर्वेदिक स्टफ़ है वो बालों के लिए सही है क्या? अगेन मैंने आपको कह दिया, मेरे बुक्स में शैम्पू आपके बालों को ट्रीटमेंट नहीं देता है। शैम्पू इज़ अ डिटर्जेंट, इट्स अ क्लेंजिंग एजेंट, वो बालों को साफ़ रखता है। हाँ, शायद हो सकता है कि किसके सर इतने गंदा है कि वो कभी उसमें बाल पनप ही नहीं पाएँ, तो अगर साफ सर है तो शायद बाल पनपेंगे। इट्स लाइक दैट, यू नो, आपके पास रोज़ का फूल पड़ा है, रोज़ का फूल कीचड़ में डबा के दे दो, ये रोज़ है आपके लिए लिया, वो कीचड़ वाला फूल तो कोई नहीं चाहेगा, उसको पानी में धो के लाल रोज़ दोगे तो बहुत खुश होएगा कोई भी, बट कीचड़ वाला रोज़, तो द मोमेंट दी स्कैल्प इज़ क्लीन इट वर्क। चाहे उसमें फिर आप ऑनियन डालो, आप किसी भी चीज़ को ऐसा आप बता रहे हो इंग्रेडिएंट्स, सी ऑनियन अगेन फॉर दैट मैटर इज़ सल्फर। अब नानी दादी के नुस्खे जो टिपिकली रस ले लो ऑनियन का, थोड़ा नींबू डाल लो, थोड़ा डाल लो, सर पे मल लो उसको, इट इज़ एन इरिटेंट।
इरिटेंट से बाल एक बार तो आएंगे आपके, बट दूसरी बार क्या वो बाल वापस आएंगे? वो छोटे छोटे बाल आएंगे, 1-2 इंच तक के शायद उगने वाले बारीक बारीक बाल, बट वो गिर जाएंगे तुरंत। साल भर के अंदर आपको उसमें रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट फिर 0 हो जाएगा। मैंने अभी तो लगाया था, अभी तो मेरे अच्छे बाल आ भी गए थे और अभी फिर वापस गिर गए। क्यों? यू इरिटेटेड योर स्कैल्प टू रियलाइज़ कि आप बाल उगाएं, बट वो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे उसको। नो ट्रीटमेंट इन, ठीक है, आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट्स बहुत है। आई बिलीव अ लॉट इन आयुर्वेदा, इन दी हर्ब्स ऑफ इट, बट इन द राइट क्वांटिटी, जो सही होते हैं और जो होने चाहिए। अब क्या होता है कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक और फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द मासेस, लोग क्या करते हैं कि सब यूज़ कर सकें, ऐसी कोई प्रोडक्ट को बनाए, चाहे उसमें हमें पेशेंट के स्कैल्प की डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है, बाल कैसे हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो मामा तो हो गए, ये हो गए, वो सब ऑनियन वाले, ऐसे कि आप आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं, बस ये मेरी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू मेक मी हैप्पी, दैट मीन्स माई पेशेंट स्कैल्प हैप्पी, यू हैव टू यूज़ द राइट रिकमेंडेड। आदिवासी हेयर ऑयल जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज अभी एंडोर्स कर रहे हैं, वो अपने हेयर्स के लिए या स्कैल्प के लिए अच्छा होता है कि नहीं? एनी ऑयल दैट यू यूज़ आपके स्कैल्प के लिए अच्छा ही है, आपके स्कैल्प को नरिशमेंट करता है, आपके माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपके स्कैल्प के और हेयर के रूट तक भी जाने की क्षमता रखता है, स्पेशली कोकोनट ऑयल। अभी जो हेयर ऑयल है जिसमें हर्ब्स इन्फ्यूज्ड हैं, वो भी आपके हेयर की क्वालिटी अच्छा इंप्रूव करेंगे। बट जो भी आप ऑयल पे अगर डिपेंड करें कि वही आपके हेयर लॉस को इंप्रूव कर देगा, वही आपके नए बाल उगा देगा, वही आपके बाल थिक भी कर देगा, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है। जैसे लोग भृंगराज की बहुत तारीफ करते हैं कि भृंगराज से आपके बाल बहुत सही रहते अब हैं। आपने सही इंग्रेडिएंट बाहर लाया, हर्बल इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। भृंगराज इज वन ऑफ दोज फाइनेस्ट हर्ब्स दैट कैन रियली हेल्प योर हेयर, योर स्कैल्प स्किन एंड ऑल्सो ग्रो हेयर। तो भृंगराज, जटामांसी, जेष्ठमध, दैट इज लिकोराइज ऑल्सो, मुलेठी सॉरी, एंड सो ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स जो है काफ़ी सारे, तुलसी, जिंजर, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तो काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। आई एम नॉट रिमेंबरिंग ऑल ऑफ देम, देयर आर एक्चुअली लिस्ट ऑफ 23 इंग्रेडिएंट्स, जो मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्ट बनाया है कॉल हेयरफिनिटी सीरम। यू कैन सर्च इट ऑनलाइन में भी, आप लोगों को दिखेगा। तो इट्स अ वेरी वाइटल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट, बट अ कॉम्बिनेशन जो ऐसा मैंने यूके का फॉर्मूला, इंडिया के हर्ब्स सबको मिला के बनाया है। अच्छा, ये कमर्शियली अवेलेबल है? कमर्शियली अवेलेबल। क्या नाम बताया आपने? हेयरफिनिटी। ओके। और इन नवरत्न जो तेल है जो अमिताभ ऐड करते हैं, अगेन इट्स अ कूलिंग, ठंडा ठंडा। तो वर्ड्स क्या है उसके अंदर, आपने कभी यूज़ किया है? मैंने यूज़ किया ही है। मैंने भी यूज़ किया, एग्जैक्टली। तो वो आपकी बातें को ठंडा ज़रूर कर देता है। सो व्हेंस यू फील कूल, योर स्कैल्प में जो आपके सर पे ब्लड वेसल्स हैं, कूलिंग की वजह से श्रिंक हो जाते हैं, एंड श्रिंक्ड ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से आपको शांति का महसूस होता है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो हो रहा है आपके स्किन में से, हेयर में से स्पेशली, और आपके स्कैल्प के मसल्स में से, आपको एक हीटेड फील रहता है हमेशा। बट द मोमेंट आप कूल डाउन हो जाते हैं, आपके मसल्स कूल डाउन हो जाते हैं, इट इक्वली कूल्स डाउन योर होल ब्रेन सिस्टम ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट। बहुत ज़्यादा आई वुड नॉट रिकमेंड। मैं लोगों को कहता हूँ कि उसको आपको हफ्ते में 10 दिन में एक बार आपने लगाया, ठीक है, पर आप रोज़ से ही नवरत्न का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये जो ठंडेपन की ना आपको आदत लग जाएगी। इट्स अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट। तो पर्सनली वंस इन अ वाइल फॉर कामिंग योर हेड, हम बाम लगाते हैं, हेडेक हो जाता है, बाम लगा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ठंडक नहीं होती, उसमें विक्स होता है तो ठंडक होती है, उसमें मेंथॉल होता है। सो ऑल दिस इज जस्ट टू टेम्पररीली श्रिंक दोज ब्लड वेसल्स, और जब तक आपको कामनेस का फीलिंग देगा आपको अच्छा लगेगा। द मोमेंट उसका इफेक्ट खत्म हो गया, वो चला गया ऑफकोर्स। बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज़ है, बाम लगाने से क्या होता है, लोगों को आदत हो जाती है, यू गेट हैबिचुएटेड। तो किसी भी चीज़ की हैबिट लेना, आई थिंक आई वुड से टबैको इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो आपको इवन बाम इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो लोगों को आदत नहीं होनी चाहिए, आदत किसी चीज़ की ना लगाओ, बट हाँ कभी ना कभी करना है आपको। सी इट्स ऑल लाइफ, और ज़िंदगी चलती रहने वाली है, हमको कभी तकलीफें होती है, कभी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, 2 सेकंड के लिए लगा लिया आपने, आपको अच्छा लगा, यू आर गुड टू गो। आफ्टर सर्टन एज बाल पक जाते हैं, Yes. हर एक के पक जाते हैं, कईयों के लेट पकते हैं। हाँ. इसके लिए हम हेयर डाई यूज़ करते हैं। तो इज इट राइट, या पहले मेहंदी तो पकना लगानी है, चाहिए? और पकना क्यों शुरू होते हैं? क्यों शुरू होता है? सो अगेन हेयर में, हमारी बॉडी में भी ऑफकोर्स फॉर दैट मैटर, एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है जो एक टायरोसिन पाथवे से चलता है। टायरोसिन इज अगेन अ प्रोटीन इन द बॉडी। ना वो जब कन्वर्जन में मेलानिन बनाता है, कभी कभी मेलानिन के प्रोडक्शंस कंटिन्यूस बनते रहते हैं तो वो बाल काले रहते हैं। पर द मोमेंट प्रोडक्शन कम हो जाए, वो प्रोडक्शन कम होने के चांसेस और रीजंस क्या, पीपल अब बिलो 35 ईयर्स के ऑफ एज, इफ़ दे स्टार्ट ग्रेइंग, दैट इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ये चीज़ रिवर्सिबल है। बट अबव 35 जिनके नेचुरली बाल ग्रे हो रहे हैं, इट्स एजिंग, इट्स स्ट्रेस, इट इज़ योर ओन बॉडीली चेंजेस जो हम एजिंग के साथ में पकड़ते हैं इसको। तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, सनलाइट फॉर दैट मैटर, अगर जो बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं उनके ज़्यादा जल्दी पकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी कंडीशंस देखी गई जिससे आपके बालों में ग्रेइंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये पूरे बॉडी में हो जाती है ना? हाँ,
मतलब ऐसे मैक्सिमम नहीं शुरू होती है chest लोगों hairs, को ईयर के आसपास, हाथ सर में के। कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स पे, फिर बियर्ड के हेयर पे आएगी, लास्ट में आपकी बॉडी हेयर पे आएगी। आपके बॉडी हेयर आपके सबसे पहले नहीं जाएंगे सफ़ेद में, बॉडी हेयर विल बिकम लास्ट एज वाइट। तो उस पे डाई यूज़ करनी चाहिए। बॉडी पर तो कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू योर स्किन एंड स्किन एब्जॉर्ब्स अ लॉट। आपकी स्किन बहुत ही चीज़ों को चूस लेती है। सर के बालों पे भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाल आपको मैंने बता दिया ये कैरेटिन मॉलिक्यूल है जो डेड है, ये इनमें जान नहीं होती। लेकिन स्कैल्प पे तो स्कैल्प लगता पे ही है नहीं ना? नहीं लगता है, बट आप सी कोशिश करा सकते हो। आपके बाबा से बोलो कि बालों को ऊपर पकड़ें और उतने ही ऐसे एरिया में लगाते जाए। लेकिन बाल तो पूरा नीचे तक सफ़ेद होता है, तो फिर वो तो लग ही जाएगा कुछ थोड़ा ना सा कुछ। भी लगेगा, बट ज़्यादा रगड़ने की कोशिश ना करें। आई हैव सीन पीपल हु एक्चुअली टेक डाई एंड रब ऐसा ऑन द रगड़ते, स्कैल्प हाँ, स्किन। बहुत सारे डाइंग में तो वो हैंड ग्लव्स देते Glove दे हैं देते ताकि वो ऐसे ही लगाते हैं तो बट फिर अगेन लगता ही वो है जो यूजुअली ऐसे दिए जाते हैं, जैसे बिगॉन हो गया या जो है, दे आर हर्बल बेस्ड। नाउ अगेन डाई में भी प्रकार आते हैं बहुत सारे। देर आर व्हाट यू कॉल अमोनिया डाई, देन देर इज अमोनिया फ्री, नॉन अमोनिया, हाँ एग्जैक्टली, जो लॉरियल का इनोवा हो गया या कैरास्टेस का हो गया, काफ़ी सारे ऐसे नॉन अमोनिया डाइज होते हैं। प्लस मेडिकल ग्रेडेड डाइज भी होते हैं जो विच आर लाइक फ्रॉम जाइडस कंपनी कॉल क्यूटी कलर, और तो काफ़ी और 3-4 नेम्स, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, बट दीज डाइज आर वेरी सेफ फॉर द हेयर टू बी अप्लाइड एवरी 15 days। बट क्यूटी कलर में तो बहुत अजीब कलर्स आते हैं जाइडस के। हाँ मतलब हाँ, ये आपने सही कहा, क्योंकि हाँ, कलर इतना इंडियन स्किन के साथ रेड मैच नहीं। और ब्लू और क्या नहीं क्या ब्लू तो नहीं है यार ऑफकोर्स, बट हाँ कलर्स आर इनटू द बर्गंडी रेंज हाँ, एंड जो ऐसा burgundy, अजीब हाँ, कलर है exactly. जो शायद हमारे इंडियन हेयर को ज़्यादा सूट नहीं करे, काफ़ी सारे लेकिन गोरों वो को शायद safe सूट करे। है? यस इट इज सेफ। इट्स सेफ। उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट करके उनको सेफ्टी नॉर्म्स में लेके बनाया आई है। थॉट कि इतने डार्क कलर्स है इसलिए लेते नहीं थे वो डाइज। इट इज सेफ, इट इज वेरी, बट ओनली थिंग इज अगेन ये जो मेडिकल ग्रेडेड डाइज होते हैं दे वॉश आउट वेरी फास्ट। ओके, हाँ, जल्दी निकल जाते हैं। प्रॉब्लम यही होती है, पेशेंट्स खरीद के तो लेके जाएगा, बट वो 4 दिन बाद बोलेगा डॉक्टर आगे आधे से ज़्यादा जाए तो निकल चुका मेरा। तो व्हाट अबाउट इनोवा एंड अदर थिंग? दे लास्ट फॉर 15 days मिनिमम, 3 हफ्ते तो भी रहते ही हैं। सो इनोवा इज गुड इट्स इनफ। गुड डाई। एंड व्हाट एल्स मेडिकल ग्रेड में आते हैं और कौन से डाइज बिल्कुल नहीं यूज करने चाहिए? नाउ अगेन कुछ ऐसे डाइज जो आपके स्किन को सूट नहीं करने, दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन स्किन। कान के पीछे थोड़ा सा लगाना चाहिए, एंड वंस यू फील दैट देयर इज एन एलर्जिक रिएक्शन, जैसे आपको रेड स्किन हो गई, लाल हो गई, या तो आंखों में जलन होती है। हाँ हाँ, जिनको मतलब ऑफ कोर्स पहले तो हम टेस्ट करेंगे तो कान के पीछे करेंगे तो आंखों का समझ में नहीं आएगा, बट ऑफ कोर्स आपके कान के पीछे लगा के आपको देखना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। इफ यू फील गुड अबाउट इट, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कलर भी सूटेड है, आपको ब्लैक ही चाहिए प्रॉपर, यूजुअली स्पेशली जो प्योर ब्लैक कलर्स होते हैं दे आर लिटिल डेंजरस। अच्छा, उनमें हाँ, उनमें थोड़ा सा ये चांसेस ऑफ रिएक्शन इज मोर कंपेयर टू द ब्राउन्स एंड द लाइटर कलर्स। ओके ओके, सो लेकिन वो जल्दी फेड ऑफ हो जाते हैं, इसलिए लोग ब्लैक लगाते हैं एग्जैक्टली। बट अगेन वही है कि आप या तो एक्सेप्ट कर लो, मतलब मेरे 80 पेशेंट्स हैं ट्रांसप्लांट के, स्पेशली मैं कहता हूँ कि आई लाइक द पेपर लुक ऑन यू। उनको मैं इतना खुश कर देता हूँ बार बार बोल के कि वो अगले टाइम डाई कभी लगाते नहीं वापस। तो मैंने बोला कि अभी जैसे ऐसे नाम लेना चाहूँगा, सतीश शाह मेरे एक पेशेंट है, ट्रांसप्लांट के बाद उनको मना कर दिया मैंने, ट्रांसप्लांट के बाद अभी आपको बिल्कुल भी डाई नहीं करना है, और उन्होंने बिल्कुल छोड़ भी दिया। और आज वो सफ़ेद बालों में भी इतने अच्छे लगते हैं, इतने हैंडसम दिखते हैं, मतलब आई वुड से वो सॉल्ट एंड पेपर लुक है, तो वो सॉल्ट एंड पेपर लुक इज़ द बेस्ट लुक। सो डेफिनेटली ऐसे। कितने फ्रीक्वेंसी में डाई लगाना चाहिए? अगेन रिकमेंडेड इज़ 15 days ओनली, ज़्यादा जल्दी नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज क्या होता है स्किन में, जैसे आपने कहा लग ही जाता है थोड़ा बहुत, तो वो स्किन में एब्जॉर्ब होता है, तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद स्किन के सेल्स को भी इरिटेट करने की वजह से उनमें चेंजेस लेके आता है। तो हेयर फॉल इज़ ऑल्सो, कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं मेरे पास, मतलब आई वुड से शायद महीने में 2 पेशेंट तो ऐसे आते ही हैं, मैं रफली अराउंड महीने में 120-130 पेशेंट देख लेता हूँ, तो आते ही हैं जो कहते हैं डाई लगाने के बाद से डॉक्टर मैं गंजा होने लगा हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच आई टेल पीपल कि आपने कितनी बार डाई लगाया वो बताओ, हर 10 दिन में, हर 5 दिन में? दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। व्हाट यू रिकमेंडेड टू पुट सो मेनी टाइम्स? तो कहते हैं हाँ सफ़ेद हो रहे हैं, तो मेरे बाबा ने कहा लगा दो, तो लगा दो, टचअप कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, और थोड़ा लगाने में वो क्या करते हैं, दे पुट इन दी स्किन, और वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो डाई करने वाले पेशेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, जैसे ऑफकोर्स देयर आर डर्मेट फ्रेंड्स ऑल्सो, स्किन में पूरा फेस काला हो जाता है, दे गेट लाइकन प्लेनस एज अ कंडीशन, उसमें आपका पूरा फेस काला, गर्दन तक काली हो जाती है पूरी, बदन पूरा गोरा है बट पूरा फेस काला है। इमेजिन, इट्स द रिएक्शन ऑफ द डाई। अगर आपने डाई छोड़ दिया, आपका चेहरा धीरे धीरे करके वापस सीधा कलर, नॉर्मल कलर का आ सकता है। व्हाट अबाउट द बियर्ड? Beard भी अगेन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स दैट आर अवेलेबल दैट कैन नरिश द बियर्ड, एंड उसका ग्रेइंग थोड़ा कम कर सकता है, तो हल्का सा ब्राउन टोन देता है वो बियर्ड को, एकदम काला नहीं कर सकता, बट इफ़ यू यूज़ दोज आर बेटर अगेन, क्योंकि अगेन आपके चेहरे की बात है, बियर्ड आपके चेहरे पे लगा हुआ है, और आपके गालों से जो एब्जॉर्प्शन होता है वे टू हायर दैन द स्कैल्प,
इसीलिए बियर्ड के डाइस को मैं हमेशा नॉन रिकमेंड करता हूँ। शेव करो, बहुत खूबसूरत लगोगे। हमारे राम भगवान भी शेव करते थे, वो अच्छे लगते थे। उनके चेहरे पे दाढ़ी पे बाल नहीं थे, ऐसा था, शायद नहीं भी थे, मे बी आई डोंट नो हाउ मच आई वुड से, बट मैंने राम भगवान को दाढ़ी वाला देखा नहीं आज तक। तो हमारे प्रथम ये नहीं लिखा गया कि शेव नहीं करना चाहिए। आई शेव एवरी डे, मेरे पापा करते हैं एवरी डे। हाँ, शायद वो नो शेव नवंबर पे टाइम हमने कभी ट्राई कर लिया हो, लाइक यूथफुल पीपल वुड डू, और अभी वो यूथ भी नहीं रहा। एट 46 आई स्टिल फील कि ठीक है चलो यार कोशिश करके देखते, दाढ़ी आती है, शायद उतनी आती भी नहीं, तो हम मन भी नहीं करता कि दाढ़ी बढ़ाएं, आपकी इतनी अच्छी है। सो आई वुड से दैट यू कैन कीप मे बी, बट हाँ शॉर्ट रखें, कम उसको। अगर लग रहा है बहुत ज़्यादा सफ़ेद और डाई करने का मन कर रहा है तो प्लीज़ शेव ऑफ कर ले और खुश रहें। एक्चुअली जैसे आप कह रहे थे 35 की उम्र के पहले अगर आपके ग्रे हेयर हैं तो वो ठीक किए जा सकते हैं। इससे ना मुझे एक इंस्टेंस याद आया। मेरे स्कूल में मेरा एक फ्रेंड था जिसके सॉल्ट एंड पेपर लुक ही था उस केस में, और 70% और 70% जो है वो वाइट थे। सो उस केस में वो प्रॉब्लम क्या है? सो अगेन फर्स्ट ग्रेइंग का साइन जो आता है स्पेशली इन द स्कूल एज इज़ ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन बी बॉडी में अगर नहीं है, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ब्रेड्स में भी विटामिन बी डाला जा रहा है कि अभी आप नॉर्मली 2 ब्रेड तो खाएंगे खाने के साथ में, नाश्ते के साथ में, जो भी है। बी की डेफिशिएंसी पूरी होने की वजह से लोगों के हेयर में इश्यूज़, लोगों के स्किन में इश्यूज़, एंड ऑफ कोर्स देयर आर वाइटल ऑर्गन्स विच आर ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ B12 डेफिशिएंसीज। तो आपके जो बॉडी में विटामिन्स बहुत अच्छे से मात्रा में होने चाहिए। सो आई हाईली रिकमेंड माई पेशेंट्स, इवन ग्रेइंग हो या हेयर लॉस हो या जिनकी स्किन डल हो या कोई भी प्रॉब्लम से आते हैं, फर्स्ट इज़ स्टार्ट अ गुड न्यूट्रिशन पिल, जिसको हम सप्लीमेंट कहते हैं, हेयर सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। आप इसमें मेरा प्रेफर्ड रिकमेंडेड इज साइक्लिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी। नाउ साइक्लिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में क्या होता है, आपको ऐसी दवाइयाँ जो आपके बॉडी के सिंथेसिस के हिसाब से जो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करें और साथ में उसमें आपको एक्सेसिव विटामिन्स भी ना हो और उस तरह से दी जाए कि बॉडी एग्जैक्टली उसको एब्जॉर्ब करे ही करे। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, अगर आप एक मेडिसिन मंडे को खाते हैं और 2 दिन नहीं खाते हैं और उसी को आप रिपीट करते हैं थर्सडे को, बॉडी को क्या लगता है कि 2 दिन तक मुझे खाना ही नहीं मिला, और बट हम उसको अगले दिन उसको दूसरा टाइप का खाना दे रहे हैं। तो आज हमने उसको एग दिया है तो अगले दिन चिकन दिया, तो अगले दिन हमने उसको वेजेस दे दिए। बट हर चीज़ एक साथ अगर दे दी, ऑफकोर्स इन न्यूट्रिशन पैक सारे ही होते हैं, बट दवाइयों के मामले में अगर आप देखें कुछ मेडिसिन एक दूसरे से झगड़ती हैं टू एंटर द सिस्टम। सो आपने देखा होगा विटामिन सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड ऑयल सोल्यूबल विटामिन्स ऐसे होते हैं। सो जो वाटर के विटामिन्स हैं वो अलग से दिए जाते हैं। अगर ऑयल और दोनों आपको मिक्स कर दिया, 2 एक ही विटामिन जो बहुत ही वाटर सोल्यूबल है, तो उनमें से एक ही अंदर घुस पाएगा। सो वाई गिव मेडिसिन्स विच आर कंपीटिंग विद ईच अदर फॉर द बेस्ट नरिशमेंट इन योर सिस्टम। तो आप मेडिसिन वही दें जो दोनों मिल के काम करें एज अ सिनर्जिस्ट, और या तो ऐसी मेडिसिन दें जो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत काम करें। तो व्हेन साइक्लिकल थेरेपी इज गिवन, उस तरह से मेडिसिन को अरेंज किया जाता है, न्यूट्रिशन को स्पेशली। उसमें विटामिन आ गए A, D, E, K, प्लस आपका माइक्रो मिनरल्स आ गए, फिर आपके मिनरल्स आ गए, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, जिंक, ऑल दीज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स, और उसके साथ कॉपर। ऑल दीज मिनरल्स के साथ साथ आपका नरिशमेंट के लिए जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं आज के लिए, वे आपके ROS जो रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है टिपिकली बॉडी के अंदर, उनको ठीक करने के लिए, जो आपके नेसेंट ऑक्सीजन बना रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन बना रहा है बॉडी में, उनको ठीक करने के लिए देर आर एंटीऑक्सीडेंट्स इन द सिस्टम। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप लेते हैं रेगुलरली, इट रिवर्सेस एज। सो देन एज तो ठीक है, एज आपके फेस के ऊपर आता है, बट आपके बालों की भी एक एज होती है, उनको भी रिवर्स करने के लिए रेस्वेराट्रोल, कोर्सिटीन, एस्टाक्सांथिन, CoQ10 जैसे काफ़ी सारे मेडिसिन है जो अवेलेबल है, आपके हेल्प कर सकते हैं रिवर्स करने के लिए उनको। लेकिन विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन क्या हम ये ले सकते हैं? यस। अच्छा, ये डायरेक्टली ओवर द काउंटर अवेलेबल है? दीज आर न्यूट्रास्यूटिकल्स, इट इज़ नॉट अ ड्रग। ओके ओके। तो ड्रग्स का यूजुअली प्रिस्क्रिप्शन ही लगता है, बिकॉज वो सर्टिफाइड तो डॉक्टर ही दे सकता है। समझो मैं एक एज में आया और मेरे हेयर थोड़े थिन होने लग गए, तो मैंने कौन सी गोली लेनी चाहिए ऐसे में थिन हेयर? यू कैन टेक एनीथिंग विच इज अ डेली स्किन हेयर नेल टैबलेट। डेली स्किन हेयर नेल टैबलेट का एक बॉक्स आता है समझो ऑनलाइन। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि कैन यू रिकमेंड मी अ नेम, आई वुड से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेयर फैक्ट, FACT, फॉलिकुलर एक्सेलरेटिंग साइक्लिकल थेरेपी, जो मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। वो आप डॉक्टर से जो आपके लोकल में होंगे उनसे रिकमेंड करके ले सकते हैं। और उसमें भी आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए, समझो आपको नींद ज़्यादा नहीं आती है तो नो स्लीप मेडिसिन मिलेगी आपको उसमें, जिसमें आपको मेलेटोन मिलेगा साथ में। अगर आपको नींद तो अच्छी है और आप वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हो बट प्रोटीन भी खूब खाते हो, वे प्रोटीन खाते, तो नो प्रोटीन किट मिलेगा उसके अंदर। तो अगर आप बोलो नहीं मुझे और भी इशूज़ है, अगर लेडीज़ हैं उनको PCOD है तो PCOD किट मिलेगा,
जिसके हेयर लॉस हो रहा है, थायराइड प्रॉब्लम्स है तो थायराइड वाला किट मिलेगा, जैसे हाइपर थायराइड में ज़्यादा होते हैं, कम भी होते हैं, इतना 210 नमूने के अलग अलग बॉक्सेस मिल रहे हैं उसमें लेकिन आज। फिर उसमें कोई सीरम वगैरह नहीं है? नहीं, अभी वो सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इनमें आप नरिशमेंट दे दिया आपको तो एक आपका इंटरनल सिस्टम एक्टिव हो गया। दैट मीन्स बालों की जो भूख है, जो बालों को खाना पहुंचना चाहिए, अब वो खाना वहाँ तक पहुंच रहा है। खाना कौन पहुंचा रहा है? ब्लड वेन्स। ब्लड को आप कैसे मोटा करोगे? आपने एक वर्ड सुना होगा मिनॉक्सिडिल। तो मिनॉक्सिडिल इज अ ब्लड डायलेटर, वेजो डायलेटर, जो आपके ब्लड के वेसल्स को मोटा कर देता है वहाँ पे, ताकि ब्लड का फ्लो अच्छा बढ़ जाए। खाना जो खाया है वो ब्लड में गया, ब्लड आपके सर पे पहुँचा, आपने सर पे उसको ब्लड को बढ़ा दिया बाय मिनॉक्सिडिल, प्लस आपने ऐसे नरिशमेंट की प्रोडक्ट्स लगाए जो हेयर को रिक्वायर्ड है। हेयर बनता किससे? कैरेटिन से। कैरेटिन लगा दिया, कैराविस जैसे सिरम। अब हेयर को और क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे बनती है? एसिटाइल टेट्रापेप्टाइड से बनती है। तो वो उसका सीरम आ गया। फिर आपको उस एनर्जी को सिंथेसाइज करने के बाद वो हेयर को पकड़ के रखने के लिए क्या चाहिए? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स चाहिए। वो बॉन्ड्स किससे बनेंगे? सल्फेट का प्रोडक्ट्स आता है जिसको कॉपर पेप्टाइड्स बोलते हैं। वो पेप्टाइड्स के सीरम लगा दिया आपने, वो शैम्पू में भी होते हैं एग्जैक्टली। बट अगेन शैम्पू में को मैंने बताया तो 2 मिनट रहता है। 2 मिनट का मज़ा कुछ नहीं है, लंबा मज़ा अच्छा होता है। सीरम अच्छा रहता तो वो नहीं अंदर से जाना होता है, बॉडी के अंदर से। वो नहीं, हम सीरम लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, सिर पे रहता है, कंटिन्यू रखेंगे तो। हाँ, उसको लगाते रहना है। कोई भी सीरम आपके सर पे आप 4 घंटे तक रखते हैं, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, कोई भी सीरम। सो एक ना गोलियां मिलती है मार्केट में ग्रीन कलर की, विटामिन ई की। वो बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि उसको हमें बालों में लगाना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होता है? अगेन इट्स ऑयल। विटामिन ई इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑयल। आपके बालों को नरिशमेंट, हाइड्रेशन और उसको थिक बनाने में हेल्प करता है, बट वो बहुत थिक होता है। उनको वॉश आउट करने में जितनी मेहनत लगती है, उसको लगाने में इतनी मेहनत नहीं लगती है। कैस्टर ऑयल, विटामिन ई ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऑल दीज आर वेरी थिक ऑयल। इन थिक ऑयल्स को लगाना बहुत मेहनत का काम है। लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, उनको धो के निकालना और मेहनत का काम है। तो वो मेहनत करने में आप बालों को डैमेज कर देते हो, बार बार शैम्पू लगा के शैम्पू के एडवर्स इफेक्ट में फंस जाते हो। तो उतना आपको नुकसान क्यों लेना है, जब को पता है कि सिंपल ऑयल एक चीज़ है जो कोकोनट ऑयल है, जिसकी स्टडीज़ में प्रूवन है कि आपके सर बालों में अंदर तक जाके रूट तक पहुंच सकता है। वो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन की स्टडीज़ की थी, एक बहुत ही फेमस कंपनी है, शायद नाम ले लूँ तो पैराशूट कंपनी है मैरिको की, तो उन्होंने किया था स्टडी है। बट डेफिनेटली आई वुड नॉट से दैट आपको कंपनी में ही जाना है। आई प्रेफर वर्जिन कोकोनट ऑयल पर्सनली फॉर एवरी रीज़न, राइट फ्रॉम मतलब जो कोविड के टाइम से भी है या उसके पहले भी समझ लो। बचपन में तो ऑफकोर्स आपने बताया महाभृंगराज, उसको हमने हमेशा ज़िंदगी भर यूज़ किया है, बाल अच्छे ही हैं आज भी। प्लस उसके बाद कोकोनट ऑयल को हमेशा यूज़ किया है, हफ्ते में 2 बार 3 बार, शैम्पू के पहले। जो आलमंड ऑयल होता है वो अगेन सेम थिंग। अच्छा, सेम थिंग, वो भी काफ़ी थिक ऑयल है, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। आप अगेन लगा सकते हैं, बट इफ़ यू आर एबल टू बी जेंटल विथ योर हेयर, वॉश आउट ओनली वंस। शैम्पू करें, एक ही शैम्पू करें, उसमें जितना तेल निकल गया खुशी की बात है। तेल को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश ना करें, मे बी अगले शैम्पू में निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज 2 शैम्पू शायद लगेंगे आपको, बट उस तेल को हम ज़बरदस्ती जब निकालने की कोशिश करते हैं उसमें हम बालों को, स्कैल्प को बहुत डैमेज कर देते हैं। अभी ये जब तेल की बात चालू हुई है तो आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे साउथ के लोग आए, इवन फिल्म स्टार्स प्रमोट कर रहे हैं आदिवासी तेल, पूरे दाढ़ी लगा के, पूरे इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। मैं कल ही एक एग्जीबिशन में गया था इन विलेपार्ले नारायण, उसमें भी बेच रहे हैं, काफ़ी बड़ा बोर्ड लगा के बेच रहे हैं, और ओरिजिनल मतलब मेन तो क्या, आई थिंक उसका चार्म चला गया बिकॉज वो फेक ज़्यादा बन गए। सो क्या होता है, हमारे इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि तेल बालों को उगाता है। वो मिथ को तोड़ने के लिए आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं लोगों को बताने के लिए यहाँ पे हूँ कि इस मिथ में ना रहें कि बाल आपके बच जाएंगे क्योंकि आपने तेल लगा लिया। तेल से बालों को नरिशमेंट मिलता है, हाइड्रेशन मिलता है, बालों की क्वालिटी इंप्रूव होती है डेफिनेटली। बट क्या वो गिरना रोक सकते हैं? कोई ऐसा तेल नहीं है जो गिरना रोक सकता है। और लंबा होना तो बिल्कुल भी नहीं है। लंबा होने की प्रक्रिया आपके बॉडी में न्यूट्रिशन होने की वजह से वो लंबे होते हैं। तो क्या इस तेल में कुछ ऐसी नरिशमेंट की चीज़ें हैं जो बालों के साथ साथ स्किन में पेनिट्रेट होके हेयर के बल्ब तक जाती है? शायद येस, देयर इज़ अ डाउट ऑन दैट। शायद कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो जाते हैं, बिकॉज हमारे जो अशोका के पीरियड में देख लीजिए या कहीं पे भी और ओल्ड जाएंगे तो ऐसे हर्ब्स थे जो बालों को रियली मेंटेन करके रखते थे। मतलब आपने जितने महाराजों के देखे होंगे बाल, सबके बाल सर के नीचे ही होते थे, कंधों के नीचे ही होते थे, उनके इतने लंबे बाल, घने बाल, भरे हुए बाल होते थे। बट वो बालों को रखने का भी रीज़न यही था कि सारे हर्ब्स काम करते थे, पर उतना ही उनका नरिशमेंट काम करता था। उतना हमारी जो ज़मीन है, हमारी धरती उस खाने को प्रोड्यूस करती थी। जैसा कहते हैं आज ऑर्गेनिक फूड खा लो, कितना वो ऑर्गेनिक फूड में भी नरिशमेंट है, कितना अच्छा नॉन ऑर्गेनिक फूड में भी नरिशमेंट है। हम बोलेंगे नहीं, हम चाहते हैं कि रोज़ हम 10 नमूने की सब्जियां खा लें। खा सकते हो,
रोज़ हम दैट इज़ मिनिमम 9 सर्विंग्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एवरी डे इज़ अ मस्ट. कम से कम 3 या 4 अलग अलग कलर की डिफरेंट वेजिटेबल्स खाना इज़ अ मस्ट. कम से कम 4 नमूने की दाल को खाना अप टू 150 ग्राम्स इज़ अ मस्ट. अब 150 ग्राम दाल आप आधा चम्मच डालते हैं एक 4 घर के फैमिली के लिए, एक वो 100 ग्राम भी दे 100 ग्राम मतलब 25 ग्राम हर एक बंदे को मिला, आपके घर के फैमिली के मेम्बर्स को मिला. आपकी क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है लाइफ में. सो मैन आई गो टू टॉक टू न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, मेरी वाइफ भी न्यूट्रिशनिस्ट है, डेंटिस्ट भी हैं और बहुत कुछ करती हैं वो अपनी लाइफ में. सो वो बताती रहती है और हम काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं चीज़ों को लेके कि कैसे होना चाहिए. तो अल्टीमेटली सब चीज़ का एक ही रीज़न है, फॉलिकुलर एक्सेलरेटिंग साइक्लिकल थेरेपी. न्यूट्रिशन लीजिए, साइक्लिकल थेरेपी लीजिए, यू आर सॉर्टेड. मतलब मेरे पास ऐसी भी स्टोरी है, एक मेरे कज़न की है. वो पढ़ रहे थे, MDS कर रहे थे मेडिकल में, डेंटिस्ट्री में, और बहुत बाल कम हो गए. और फिर कैसे होगा, अब शादी भी करनी है, बहुत कुछ है. मैंने बोला ये गोली है, 2 गोली खानी है, शुरू करो इसको. उन्होंने फीमेल बॉक्सेस लिया जो टिपिकली फीमेल्स से रिलेटेड है, उनके बॉडी के टाइप को बनी हुई है ताकि बहुत ज़्यादा एक्सेस मेडिसिन नहीं हो जाए. तो वो 2 मेडिसिन खाना शुरू किया. 3 महीने 6 महीने गए, उनके बालों की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, बाल थिक होने लगे. उन्होंने थोड़ा सा लेज़र लाइट भी लिया, लो लाइट लेज़र थेरेपी, जिससे बालों में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP एनर्जी साइकिल को हम बढ़ा करके सेल्स को जल्दी मल्टीप्लाई करने में फोर्स कर सकते हैं. दैट इज़ द थेरेपी. वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में. तो उन्होंने जब गोलियाँ खाई, उन्होंने ना जस्ट अपने भाई को दी, भाभी को दी, भाभी के प्रेगनेंसी में भी दी, प्लस मम्मी को दी, उनकी मम्मी को दी, मेरी आंटी को भी दी और मेरे मामा जी को भी दी. तो मेरी फैमिली है पूरी की पूरी. आज 9 बॉक्सेस हर महीने उनके घर पे जाते हैं. कौन सी गोली है वो? हेयर फैक्ट, फॉलिकुलर एक्सेलरेटिंग साइक्लिकल थेरेपी. बताया था. तो ये मेडिसिन, मतलब ये एक स्टोरी है, ऑफ कोर्स मैं एक ही नहीं बता रहा हूँ, ऐसी इतनी सारी मल्टीपल स्टोरीज हैं. पेशेंट्स कम फ्रॉम वेयर नॉट, ऑल ओवर द वर्ल्ड. आज ये मेडिसिन आपको इंडिया में, आपको ऑस्ट्रेलिया में, ऑल बाय अप्रूवल, ओके, बाय FDA अप्रूव से, US में भी सब जगह मिलती है. UAE में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, पिछले महीने ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, तो इवन UAE में भी अवेलेबल हो जाएगी. तो इट्स इन द वर्ल्ड. और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन पे मिल सकता है? नहीं, अगेन, सो क्योंकि ये मेडिसिन एक डॉक्टर ने खुद बनाई है आफ्टर लॉट ऑफ स्टडीज़ विद 1200 इंटरनेशनल पेपर्स जो उन्होंने रिसर्च करके बनाए. और आज भी उनकी रिसर्च US में जारी है. उसी का क्लिनिक को मैं आज बॉम्बे में संभालता हूँ. डॉक्टर राजेश राजपूत बहुत ही बड़ा नाम है, एंड ही इज़ द मेन स्टेक ऑफ द कंपनी एज वेल, जो न्यूट्रिशन की टैबलेट्स बनाई हैं उन्होंने. तो ये टैबलेट्स का जो सेल है, इट्स ओनली थ्रू डॉक्टर्स. सो यूनिकनेस उन्होंने इसकी रखी कि मैं इसको ओवर द काउंटर नहीं दूंगा. बट क्यों? अगेन, अभी 210 नमूने के बॉक्सेस है. आप सोच सकते हो आपको कौन सा चाहिए? नहीं सोच सकते. वो सोचने के लिए किसका दिमाग चाहिए आपको? डॉक्टर का दिमाग चाहिए. तो डॉक्टर व्हेन ही रिकमेंड्स यू द राइट बॉक्स, दैट विल गिव यू द राइट रिजल्ट. हम सभी चीज़ को खाते हैं बाहर मार्केट में, आज को डेली हेयर, स्किन एंड नेल, उसमें RDA जो रेगुलेटरी ड्रग अथॉरिटीज़ है, उनका रिकमेंडेड डोज दिया जाता है. वो रिकमेंडेड डोज एक हायर लेवल पे होता है. ये लो डोज रेजीम्स हैं, जिसमें आपको रेजीम लो दिया है आपका हाइपोविटामिनोसिस नहीं होने के लिए, प्लस एट द सेम टाइम आपको उतना ही बेनिफिट बालों में, स्किन में, बॉडी में, सब में मिल जाए, वैसी मेडिसिन दी है. तो एकदम स्पेसिफिक है. हाँ. और थ्रू डॉक्टर्स ही है वो रिकमेंड. तो डॉक्टर्स एक ही बार में देख के वो रिकमेंड कर देते हैं कि उसके लिए कुछ टेस्ट करना पड़ता है? नहीं, अगेन ऑफ कोर्स मेरी कंपनी से काफ़ी सारी बातें चल रही है कि क्या हम इसको एक क्वेश्चनर बना सकते हैं. तो बोलते 30-40 पेज का क्वेश्चनर बन जाएगा. मैं बोला कौन आंसर करेगा इतना? नोबडी विल टेक अटेंशन. ऑनलाइन पे तो नहीं करेगा वो. तो वी सेट के क्वेश्चन बना के हम दे देते हैं कंपनी, डॉक्टर्स क्लिनिक पे. उनके एक असिस्टेंट होते हैं जो भी है, उनको पहले समझाएंगे, क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन के पीछे उनको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको जवाब का हेल्प करने में हेल्प करेंगे. एंड उनके रिलेटेड रिकमेंडेड जो मेडिसिन का बॉक्स बनेगा वो उनको दिया जाएगा. अब थोड़े से फेशियल हेयर्स की बात करते हैं. बहुत सारी जो लेडीज़ होती है ना, उनके आईब्रोज जो है ना वो बहुत ही लाइट होते हैं या बहुत कम बाल होते हैं. तो उसके लिए वो कलर करते हैं या कुछ आईब्रो की पेंसिल घुमाते हैं, उसके लिए कुछ इंक्रीज़ करने का कोई तरीका है क्या? हाँ, सो अगेन आईब्रोज़ का पतला जेनेटिक से रिलेटेड है. आपके मदर का स्पेशली इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है. कुछ लोगों का ऑफकोर्स आईब्रोज पतली इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो यूथ से ही, काफ़ी यंग टाइम से आईब्रो कराती हैं, जो थ्रेडिंग बोलते हैं टिपिकली. तो ये थ्रेडिंग में, पार्लर में बहुत पतली पतली आईब्रोज बनाने का पहले ट्रेंड था. अभी तो ऑफकोर्स काजोल के आने के बाद एंड काफ़ी सारे ऐसे एक्ट्रेसेस के आने के बाद मोटी आईब्रोज का भी फैशन आ गया है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आई वुड से कि आई थिंक नोबडी शुड टच देयर नेचुरल ब्यूटी ऑन द फेस. मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं कि आप मुझे ये चेंज करके दें, वो चेंज करके दें. हम इन एस्थेटिक वर्ल्ड काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं, बट क्या हम सबको चेंज करके देते हैं? शायद नहीं ना. उसी तरह से आईब्रोज भी आपकी नेचुरल ब्राउज का जो शेप है, डिज़ाइन है, फुलनेस है, उसको आपको मेंटेन रखना चाहिए. बट किससे मेंटेन रखें? अब यंगस्टर्स को चाहिए कि मोटी मोटी बाल आ जाएँ, अच्छे हो जाएँ. तो आयुर्वेद के हिसाब से लिंसीड ऑयल इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग टू अप्लाई ऑन द आईब्रोज, आई लैशेज, एंड यू कैन मेक इट थिक. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बीमिटोप्रोस्ट आई ड्रॉप्स.
इट इज़ कॉल्ड एज लैशिश्मा या लैशेयर करके नाम का मेडिसिन आता है. इट्स अ स्मॉल बॉटल ऑफ अबाउट 10 ml एंड उसमें ड्रॉप पर एक वो होता है स्टिक जैसी होती है जो आपको आईब्रोज पे भी लगा सकते हो, लैश पे भी लगा सकते हो. 3 से 6 महीने के अंदर यूजुअली वो बालों को एक नदर फेज़ में लेके जाती है जिसमें वो बाल की ग्रोथ होती है. कभी कभी एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, ऐसा नहीं कि वो आईब्रो नॉर्मल साइज़ हो गया, वो लंबी भी हो जाती है, 2-2 इंच की हो जाती हैं, वो कट करनी पड़ेगी ऑफकोर्स, उससे फ़र्क पड़ता है. But not that it's 100% proven. It is just a side effect of a medicine which was seen for patients of glaucoma. तो ग्लाकोमा के पेशेंट्स आते थे, एक डॉक्टर ने वो दवाई डालना शुरू किया क्योंकि दवाई प्रूवन थी, उससे फ़ायदा हो रहा. वो पेशेंट आता था, देख के उसकी बिल्कुल भौएँ, आईब्रोज इतनी मोटी मोटी और इतनी सुंदर, तो मतलब देख के ऑफकोर्स अब डॉक्टर्स को लगा यार ये तो इससे साइड इफेक्ट बहुत अच्छा है, साइड इफेक्ट लड़कियों को पसंद आएगा, सम इवन गाइस फॉर दैट मैटर आज के लिए. दवाई का नाम क्या हो? लैशिश्मा. हाँ, ओके. सो इट इज़ अ बीमेट्रोप्रोस्ट. हाँ, उसमें जो कंटेंट है बीमेट्रोप्रोस्ट करके. तो फिर वो सर पे नहीं लगा सकते बाल आने के? हाँ, सो अगेन वो फाइनर थिनर बेबीश हेयर पे ही काम करते हैं. I have tried of course with some patients to put on their beard. I have tried with some patients to put on their temple region, साइड में जो नहीं आ रहे, छोटे छोटे बाल रहते हैं, बारीक रहते हैं, उनमें ट्राई किया है बट नो रिजल्ट. सो फ्रैंकली कोशिश तो हम भी कोशिश करते रहते हैं, कुछ नया करना है कि कुछ नया मिल जाए ऐसा, बट देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स प्रॉब्ली आर हिडन, क्योंकि इस स्किन के नीचे के जो बाल है इनका जो ग्रोथ से रिलेटेड है वो इफेक्ट दैन द रिलेटेड ऑफ द स्कैल्प स्किन इज़ डिफरेंट. तो वहाँ पे वो चीज़ ब्लॉक कर देती है, इसलिए उसका रिजल्ट इतना नहीं है. अभी मिनॉक्सिडिल लगाते हैं, यस मिनॉक्सिडिल आप दाढ़ी में लगाते हैं, मिनॉक्सिडिल आप सर में हर जगह लगा सकते हैं. अभी मैं दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि पार्लर्स में हेयर ट्रीटमेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं. पहले तो स्ट्रेटनिंग और आयनिंग होता है, दूसरा केयर के इसके ऊपर हेयर मास्क डाला जाता है क्रीम डाल के, और उसके ऊपर हमें हीट करके पूरा स्टीम किया जाता है. तो इज़ दैट करेक्ट? नाउ अगेन अगर वो जो मास्क लगाया है वो ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिंग एजेंट है, और मास्क में क्या होता है जो बटर्स होते हैं, टिपिकली शिया बटर, ऑयल एंड कोको बटर, तो ये बटर्स भी आपके एक ऑयल का ही प्रकार है जो आपको हैवी ऑयल लेडन कर देते हैं बालों को. क्या हो जाता है, कुछ ऐसे बाल हैं जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, फॉलिंग फेज़ में, जो हम बोलते हैं उसको टेलोजन फेज़ या कैटाजन फेज़ में है, जो गिरने वाले आगे चल के अभी कुछ दिनों में, वो जल्दी गिर जाते हैं. सो काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ कुछ ऐसा प्रोसीजर करके आने के बाद, जैसे सिस्टिंग, बॉन्ड और बोटॉक्स ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट, ये सब करके आने के बाद बालों का गिरने का बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करती हैं. बिकॉज इन सब में एक दीज आर केमिकल विच विल ट्रीट योर हेयर, गिव यू द नाइट बाउंस, आपको जो शाइन चाहिए, जो ग्लिसनिंग लुक चाहिए और जो फॉल चाहिए उनमें, वजन जो चाहिए वो डाल देता है. बट क्या वो बाल रेडी थे वो वजन लेने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वो बाल मैक्सिमम हेल्थ कंडीशन में थे? अगर वो कंडीशन ही आपकी हेल्थ की थी नहीं, आपको बाल हेयर फॉल तो होगा. और ऑफकोर्स वहाँ से बाल टूटते भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ से वो शुरू करते, दे कैन नॉट गो इनसाइड दी हेड, वहाँ से शुरू नहीं करते, वो 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर शुरू करते हैं लगाना. तो आपके नीचे से बाल नहीं टूटते, आपके वहाँ से टूट जाते हैं जहाँ से उन्होंने लगाना शुरू किया था. तो जो हेयर फॉल है वो सब तरीके का आता है, स्पेशली इवन आफ्टर डूइंग हेयर कलर, जो ग्लोबल कलरिंग कराते हैं या लाइटनिंग कलर्स लगाते हैं, जो ब्लॉन्ड करना चाहते हैं, बालों को सफ़ेद कर देना चाहते हैं. सो मैं फेशियल हेयर्स की बात कर रहा था. बहुत सारी लेडीज़ जो है ना वो अपर लिप कराती हैं सैलून में जाके. सो वो उनका रीज़न क्या है अपर लिप हेयर होने का लेडीज़ के अंदर, और उसको कैसे हटाया जा सकता है क्या? या सो अपर इट्स ऑल अबाउट हार्मोनल चेंजेस. टिपिकली लेडीज़ में वज़न का इशू होना, थायराइड्स का इशू होना, राइट फ्रॉम PCOD, जो आपके ओवरीज़ में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, उसका इश्यूज़ होना, और वज़न का ऊंचा नीचा होता रहना, ये सब चीज़ें आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हर्स्यूटिज्म नाम का एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो लेडीज़ में अपर लिप पे, चिन के पास में आसपास कुछ बड़े बाल से आने लग जाते हैं. वी डोंट रिकमेंड देम टू डू एनी थ्रेडिंग लाइक दिस. हम एज अ एस्थेटिक डॉक्टर वी टेल देम कि लेज़र लाइट्स आर वेरी गुड फॉर दीज हेयर, क्योंकि वो आपके मेलानिन पे टारगेट करते हैं, और वो मेलानिन को जलाने की वजह से हेयर को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं अंदर से परमानेंटली. सो इट्स अ वेरी गुड वे. ऑफकोर्स परमानेंट कह सकते हो कि सर्टन एक्सटेंड. अभी परमानेंट मतलब आप बोलो कि आने वाले 20 साल तक बाल आने ही नहीं चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा. तो जो भी होगा आपका रिजल्ट आएगा, वो बाल इतने बारीक हो जाएंगे जो दिखाई नहीं देंगे, प्लस आपको उसके बाद मेंटेनेंस सेशंस 1 in a year और 1 in 6 months लगेगा. उससे आपका वो लेज़र लाइट से वो बाल वापस नहीं आएंगे. तो इफ़ यू हैव दिस लेज़र दैट यू कैन डू, मे बी जैसे क्यू स्विच लेज़र आ गया आपका, IPL लेज़र विच इज़ द ओल्डेस्ट लेज़र नोन, एंड द मोस्ट फेमस इज़ द डायोड लेज़र, जो अभी बड़ी बड़ी कंपनीज सोप्रानो, आइस, अल्मा के ऐसी मशीन्स हैं जो बहुत ही क्विकर वे से और बहुत ही पेन फ्री तरीके से आपको रिजल्ट दे सकती हैं. सो अपर लिप्स के लिए तो डेफिनेटली वी टेल देम यू शुड टेक अ सेशन. 6 to 8 सेशंस लग जाते हैं, हर 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद करना पड़ता है, बट डेफिनेटली फैंटास्टिक रिजल्ट्स. डॉक्टर व्हाट आप आईब्रोज की बात कर रहे थे, मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पे? आईब्रोज में आई एम अ ट्रेनर ऑल्सो, कॉल्ड एज मास्टर स्ट्रोक्स अकेडमी है मेरी, एंड उसमें हम आईब्रोज की ब्लेडिंग
और माइक्रो पिगमेंटेशन करते हैं विद स्पेशलाइज कलर्स फ्रॉम द यूएस कॉल्ड बायोटच। उसको कलर आप कर देते हैं, कलर कर देते हैं। तो अभी कुछ जैसे हाँ डार्क कर देते हैं उसमें। अभी कुछ लेडीज़ को ऐसा लगता है कि मेकअप का इफेक्ट चाहिए मुझे, सुबह उठते ही बस मेकअप किए बिना मेकअप दिखना चाहिए, तो उसको हम सेमी परमानेंट मेकअप बोलते हैं और PMU टेक्निक बोलते हैं, जो काफ़ी सारे एस्थेटिशियंस भी आजकल प्रैक्टिस करते हैं। दे नॉट बी डॉक्टर्स बट वो सीख सकते हैं इसको। टैटू आर्टिस्ट भी सीखते हैं, बट ऑफकोर्स टैटू करना एक ग्रॉस टेक्निक कह सकते हैं। बट ये जो टेक्निक है इट्स अ वेरी फाइनर वे टू डू मोर नेचुरल लुकिंग हेयर। उसमें हम स्ट्रोक्स बनाते हैं, बाल नेचुरल दिखने चाहिए ऐसा बनाते हैं। इवन मेन फॉर द मैटर जिनकी आपकी बहुएं पतली हो गई हैं या खाली दिख रही हैं, वो भी बनाने आते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक टू फिल अप। सो आदमियों में फेशियल हेयर्स में दाढ़ी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं एंड रिक्वायरमेंट भी बहुत होती है। हाँ, I've requirement. seen Filipinos, I've seen Indian men also for that matter, जो काफ़ी सारी दाढ़ी के डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो they want जैसे मेरी उम्र 36 ईयर्स है, लेकिन मुझे जो साइड में है जैसे वो बाल कम आते हैं, बहुत कम और आते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड है ऊपर और नीचे में। तो ये क्या प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? आपका जेनेटिक मेकअप इस तरह से है, और आपने अगर कोशिश की होती तो शायद विद डर्मा रोलर्स एंड मिनॉक्सिडिल कुछ हद तक शायद वो बाल जो पतले बारीक हैं वो थोड़े मोटे हो सकते थे। बट वो था आपका जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे तब, प्लस विथ ऑफ कोर्स योर रेगुलर चेकअप टू नो के वाई इज़ दिस रीज़न अगेन। पर अगर सच्ची में बाल नहीं है, हमने सारे कोशिश 6 महीने तक ट्राई कर लिया है, आई रिकमेंड देम टू डू अ बियर्ड ट्रांसप्लांट। बियर्ड ट्रांसप्लांट में भी हम बालों को पीछे से ही लेके इसमें स्किन में ऐसे एंगुलेटेड पोजिशंस में स्लिट्स बनाते हैं छोटे छोटे, और एकदम हैपैज़र्ड जो बिल्कुल नेचुरल लगने चाहिए। उसका जहाँ एरिया आपको चाहिए कि इतने एरिया में बाल तो होने चाहिए डॉक्टर, तो वी डिसाइड वी पुट ओनली ऑन द चीक। आपके इस एरिया में यूजुअली अवॉइड करते हैं, दैट इज इन द लोअर पार्ट, क्योंकि जब हम फेस देखते हैं तो सामने से आपको यही दिखता है हिस्सा, यू डोंट सी एनीथिंग बिलो दिस। तो हम इस एरिया में बहुत थोड़े लगाते हैं, बट इस एरिया में डेफिनेटली भर के लगाते हैं। तो 2500 करीब ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हम लगा देते हैं उतने। जिसके पैची होते हैं दाढ़ी, वो पैचेस के बीच में जाके उसी जगह पे जहाँ खाली खाली है वहीं बढ़ते हैं। वहीं बट हमें पहले उसका पूरा निरीक्षण होना ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम ऑटो इम्यून कोई कंडीशन तो नहीं है लाइक एलोपेशिया एरियाटा। हम देखना चाहते हैं कि वो पैची क्यों है, पहले से था, 2 साल से 3 साल से ऐसा ही है, ना बढ़ा है ना घटा है। ऐसी सारी चीज़ें हमें बहुत जानना ज़रूरी है। इफ़ द हिस्ट्री इज़ नॉट क्लियर और आपने कुछ किसी गलत चीज़ को गलत चीज़ पे कर दिया तो गलत ही रिजल्ट हो जाएगा आपका, राइट? लेकिन डॉक्टर वो अगर करा है, जैसे प्रवीण बोल रहा है, अगर बियर ग्राफ्टिंग कराई उसके बाद वो शेव करेगा तो बाल आएंगे वापस, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। तो कोई सेलिब्रिटी है जिनको आप जज कर सकते हैं जिन्होंने ऐसे करवाया होगा? देख के जज कर सकते हैं। बियर्ड ट्रांसफर तो नहीं, शायद अभी तक तो आई हैव नॉट सीन एनी। टाइगर श्रॉफ? नो आई डोंट थिंक सो। नो नॉट येट। सो एक बहुत सारे ऑनलाइन एड्स आते हैं जो कोई ऑयल रिकमेंड करते हैं, बियर्ड ऑयल कहते हैं उसको, तो आप यहाँ पे लगाते हो तो आपके बाल आ जाते हैं। आई ऑल्सो रिकमेंड ऑयल कॉल्ड एज सिबकॉन, which is a very good beard oil. It stimulates follicles in the skin which is not even there. उस जगहों पे भी वो बाल उगाने की कोशिश करता है, और है रिजल्ट है। इट्स एन आयुर्वेदिक प्रेपरेशन अगेन, इट्स नॉट प्योरली अ प्रेपरेशन फ्रॉम एलोपैथी बट वर्क्स. Yes, I do give it to patients. So I tell them to do derma roller and then apply that oil. And also minoxidil every day. कितना परसेंटेज उसका असर आता है? 30%. 30%. If not say, आपको मतलब इनके जैसे बाल शायद कभी नहीं आए, बट इनसे अगर 30% भी आ गए आप बहुत खुश होगे. You will still be happy. That's the good part. So let's try. Yeah. Yes. You can definitely take that from my clinic and you like it. Now coming to the body hairs, खासकर females, they don't like body hairs. So what is the best procedure to avoid body hairs या remove body hairs? Say for example, मैं ऐसा आगे भी क्रीम है या रेजर है या कोई और तरीका है जिससे कि और आसान हो जाए? सो नो, ऑफ कोर्स द एज ओल्ड टेक्निक विच वाज देयर, दादी नानी की उसके टाइप्स, जो शक्कर और ये डाल के, हनी डाल के या उसको कैरामलाइज करके आपको उसमें रब किया जाता था, तो वो बाल जड़ से अपने आप ही छूट जाते थे उसको रब करते करते. नहीं, ये समझा नहीं कैसे करते थे. तो बेसिकली दे टेक शुगर एंड लाइम एंड उसको थोड़ा सा मेल्ट करते हैं हल्का सा, तो शुगर एक सिरपी जैसा बन जाता है, और चाशनी जैसा टाइप का, और उसको लेके आप रब करते हैं और उसको कंटिन्यूसली गोल गोल घुमा घुमा के, वो क्या होता है उसमें, क्योंकि उसका गोला बनता जा रहा है, वो बालों को खींचते जाता है साथ साथ में. आपको समवेयर इज लिटिल पेनफुल ऑल्सो आई वुड से, बट दैट वुड बी अ टेक्निक टू मेक द हेयर पुल आउट, क्योंकि जितनी बार आप पुल आउट करोगे द चांसेस ऑफ द हेयर ग्रोइंग इन दैट बिकम लेसर एंड लेसर एवरी टाइम. बट अगर आप वैक्स कराते हो वो भी उसी तरीके का होता है, इट्स अ पुल आउट. आफ्टर फ्यू वैक्स आप खुद देखोगे वो बाल ही नहीं आ रहे वहाँ पे, बहुत ही कम आ रहे तो भी एकदम बारीक फाइनर आ रहे. बट दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर द एस्थेटिक डॉक्टर्स और डॉक्टर्स हु आर डूइंग लेजर हेयर रिमूवल. अब लेजर हेयर रिमूवल इज ऑल्सो अ नोन टेक्निक फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, मोर देन 25 years प्लस.
उसमें IPL लेज़र था, इंटेंसिव पल्स लाइट लेज़र, उसके बाद आया डायोड लेज़र, उसके बाद और भी मल्टीपल टाइप के लेज़र्स जो कंटिन्यूस मोशन में भी कर सकते हैं चलाते चलाते हाथ को, प्लस आप उसको पेन फ्री हो जाता है काफ़ी उसका जो एक्शन होता है। अदरवाइज पहले क्या स्टैंपिंग करते थे, रखते थे जलाते थे निकालते थे, रखते थे जलाते, तो वो काफ़ी पेनफुल होता था। अभी काफ़ी अनबेरेबल और नो पेन वाले मेथड्स आ गए अब, क्योंकि अगर आपके बाल इतने बारीक हो चुके हैं वैक्सिंग कर करके जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो लेज़र मशीन डिटेक्ट क्या करेगी। सो अगर आपके बाल फ्रेशली आए हैं तो मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ आफ्टर 16-18, अगर कोई बच्ची है जिसको बाल का इशू सच्ची है और वो चाहते हैं कि निकाल दो, स्टार्ट विद अंडर आर्म, सेकेंडली गो फॉर योर आर्म्स, थर्डली गो फॉर योर थाइज एंड लेग्स, एंड ऑफकोर्स आपको बाद में अगर बिकनी करना है तो दैट्स इज योर चॉइस। यस, सो हमारे गांव में ना एक पत्थर यूज़ करते हैं हाँ जी, और उसको pubic घिस- stone, हाँ, pubic stone, यस, उसको घिसते रहते हैं ताकि धीरे धीरे फिर वो आते ही नहीं है बाल। नहीं अगेन सेम थिंग है उसका, वही आपको मैंने बताया, इट्स अ पुल आउट टेक्निक। आप धीरे धीरे बालों को पुल आउट कर रहे हैं तो धीरे धीरे बाल आना बंद हो जाते हैं, बट वो सब जगह ऐसा नहीं हो पाता ना। हम वो जो प्यूबिक स्टोन का घसना है शायद कुछ एरियाज़ पे, अनरीचेबल एरियाज़ पे नहीं कर सकते। कितने आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे भाई करते रहे, पीछे करते रहे, वहाँ करते रहे, वो करते रहे, क्योंकि सम एरियाज यू कांट रीच आउट, तो वो एरियाज़ में रह जाता है वो पैची। सो सम पीपल देन उस पैची एरिया में क्या करते हैं, फिर रेज़र लगाना शुरू करते हैं, फिर रेज़र के कट्स हो जाते हैं, कट्स के ऊपर हीलिंग नहीं होती बराबर, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो स्किन काली हो जाती है। ऐसी इतने इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, रादर देन इफ़ यू यूज़ लेज़र, स्किन गोरी भी होती है, जो काला आपका अंडर आर्म हो रहा है, काला हो रहा है, वो गोरा भी हो जाता है। सो अ गुड पार्ट, इट अट्रैक्ट्स और डिस्ट्रॉयज ऑल द मेलेनिन इन योर स्किन। टांगों पे अगर कोई दाग धब्बे हैं, छोटे छोटे काले पॉट्स भी हैं, निकल जाते वो भी गोरे हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन ओवरऑल, क्योंकि आजकल लेडीज़ काफ़ी चाहती हैं कि दे वेयर शॉर्ट ड्रेसेस एंड दे लाइक टू वेयर शॉर्ट्स में बी ऑल्सो, और बार बार वैक्स करने से इससे परेशान हो जाते और हैं। वैक्स से और भी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर प्रॉब्लम स्किन इश्यूज आते हैं, पिगमेंटेशन आता है, PIH होता है, जो आपके वो जहाँ जहाँ बाल निकाले हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा होने की वजह से और काले धब्बे पड़ जाते हैं। सो ब्लैकनिंग तो किसी को पसंद नहीं है, दे वांट अ क्लीन नॉर्मल नेचुरल लुकिंग स्किन। सो उसके लिए यू शुड डू समथिंग विच इज़ द लेज़र। लेज़र, पर लेज़र वाइट बालों को डिटेक्ट नहीं करता detect है? करता नहीं है, डिटेक्ट। yes. तो फिर आज के जो 60s और 50s के हीरोज़ हैं जो यंग लड़कियों के साथ आ रहे हैं, उनके हाथ पे तो हो नहीं सकता बाल, क्योंकि वो सब वाइट आएंगे, दे वैक्स। दे वैक्स। There is सो no other ऑल इलेक्ट्रोलिसिस एक तरीका है, बहुत ही पुराना तरीका है, इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्निक, अभी वापस लौट के आ रहा है। इसको इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एक पतली नीडल होती है जो हेयर के बड को, अगर आप हेयर को लिफ्ट करते हो ना, हेयर के नीचे एक पोर होता है, वो पोर में अंदर जाके उसके बड तक पहुँच के अगर आप जला देते हो, राइट, द जड़ तक जाके उसको जला देते हो, इट बर्स्ट। इज पेनफुल, यस, सो वो करवाना पड़ता है उनको। अगर वो एक एक हाथ निकालना चाहते हैं तो। हाँ, बट इज़ वेरी पेनफुल, और शायद अगेन इंटेंसिटी उसकी प्लस उसका जो फाइननेस है इज़ बीन इंक्रीज अ लॉट कंपेयर टू जो आज 20 साल पहले या 15 साल पहले आया था। आज की टेक्नोलॉजी बहुत ही बेटर है उसमें। इट इज सेम एज पुलिंग द हेयर आउट, मतलब वो भी नॉट बड़ जड़ से। पुलिंग, इट इज़ बर्निंग द रूट। बट जब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सफ़ेद बाल किसी को आते हैं ना, वो तो ऐसे खींच के निकाल देते हैं उसको, वो गलत है, वो गलत वो है। भी गलत है। इट डिस्ट्रॉयज द फॉलिकल फ्रॉम विद इन एंड एट द सेम टाइम डैमेजेस द फॉलिकल्स अराउंड इट ऑल्सो, क्योंकि वो ट्रॉमा जो है वो ट्रॉमा सब जगह स्प्रेड होता है। जैसे आज मेरे पास एक केक रखा है, मैंने केक को ऐसे हाथ से मार दिया, पूरा केक ही डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है, बट मैं कैंची से बराबर चक्कू से इसको काट के लूँ तो पीस बड़ा प्यार से आ जाएगा, राइट। सिमिलरली यू आर डिस्ट्रॉइंग द हेयर ऑन द स्कैल्प और फॉर दैट मैटर बॉडी। बाई इंजरिंग यू विल कॉज मोर हार्म दैन बाई डूइंग इट विथ लव। तो जो प्यार से कर सकते हो वो आपका वो छुरा जो काटा जो भी आप यूज़ कर रहे हो टू मेक इट नाइस इज़ योर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लेजर लाइट्स या आपके इलेक्ट्रोलिसिस मशीन या वट एवर। एक और सुना है टेक्निक कि खुद का सीरम लेके आप आपके खून का हाँ जी, वो सर पे लगाते इंजेक्ट करने से बाल आ जाते हैं। इज दैट ट्रू? it's true. Now your own blood has a cell component and plasma component. सेल में भी आपके वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जो मेजर कंटेंट चाहिए हमें वो होते हैं। सो पहले तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आपका प्लेटलेट्स कितना है वो पता करते हैं। अब उस प्लेटलेट्स को देखने के बाद आपके प्लाज्मा में एक स्पेशल ट्यूब्स के साथ में उसको छोड़ देते हैं इन दी इंक्यूबेटर, और वो 18 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज पे रहता है, वो काफ़ी नॉर्मल रखता है उसको। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और जो फ्लोट करते हैं टिपिकली इज़ प्लेटलेट्स, बट वो प्लेटलेट्स आधे घंटे के बाद मर जाते हैं। दे ऑन इट्स ओन लाइसेट मतलब टूट जाते हैं, और उसमें एक एक्टिवेटर भी होता है जो आपके वो प्लेटलेट्स को जल्दी जल्दी लाइसेट करने में हेल्प करता है। सो वो एक्टिवेटर के साथ मिलने के वजह से वो प्लेटलेट्स को ब्रेकेज होने की वजह से उनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स नेचुरली पाए जाते हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, वो हमारे प्लेटलेट्स में भी होते हैं। और वो प्लेटलेट्स जहाँ प्रॉब्लम है वहीं जाते हैं और वहीं फूटते हैं,
बट हर जगह तो नहीं फूटते रहते वो। अब हमने क्या किया, बाहर निकाल के उनको फोड़ दिया और उनको कहा कि भाई अब तुम अपना प्लेटलेट्स में से ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ कर दो। अब रिलीज़ कहाँ करेंगे, वो आपके प्लाज्मा में, जो आपका वाटर कंटेंट है बेसिकली। अब उस प्लाज्मा को हम एस्पिरेट करके स्किन में दे देते हैं, बट वो प्लाज्मा से सेल्स सारे डिवाइड होने चाहिए। अगर आपने वो मशीन बराबर नहीं यूज़ की, आपने जो ट्यूब है वो बराबर यूज़ नहीं किया, जो डॉक्टर के प्रशिक्षण के नीचे हाँ प्रशिक्षण के नीचे करना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन रहता है मशीन, उसका एक पर्टिकुलर स्पीड होता है, एक जी प्राइम फैक्टर होता है उसका टिपिकली, जिससे जिस स्पीड से वो मशीन चलती है उसको डिटेक्ट करने के बाद, उस स्पीड को सेट करने के बाद, अब उसको उतना टाइम घुमाने के बाद, जितने भी बॉल्ट पर्सन है वो पहले वो क्यों नहीं करते? अगेन ग्रोथ फैक्टर्स आपके स्कर पे देने के बाद वो उतना इफेक्ट करेगा ही करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ नॉट अ FDA अप्रूव्ड और प्रूवन थेरेपी येट, बट रिजल्ट्स आर श्योर। देर आर पीपल हु हैव डन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पेशेंट्स एंड केसेस जिनको रिजल्ट्स मिले हैं। वेरी रेयरली किसी को ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, बट इट इज़ अ प्रोसेस इन विच यू आर डैमेजिंग सम एरियाज एंड कॉजिंग इंजरी, एंड इंजरी विथ हीलिंग एजेंट्स। जैसे इसको पहले यूज़ किया गया था ऑर्थोपेडिक लोगों ने, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने, आपकी जॉइंट्स में देने के लिए, जो पेनफुल जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, उनमें उन्होंने रीजनरेशन देखा। उन्होंने देखा कि वापस से सारे कार्टिलेज डेवलप हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, मूवमेंट्स में ईज हो जाता है। फिर उसके बाद आए डेंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, PRF यूज़ करना शुरू किया, प्लेटलेट रिच फाइब्रिन। वो आपके जहाँ आपने जड़ उखाड़ी है उसके पीछे डाल देते और उसमें बोन पैदा होने लग जाते थे और हीलिंग अच्छी हो जाती थी, ताकि इम्प्लांट अच्छे से घुस सके और काफ़ी कुछ चीज़ें। तो PRF डेंटिस्ट लोगों ने शुरू कर दिया, उनको लगा कि रिजल्ट है बहुत है। लास्ट में आया है स्किन डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्रैकोलॉजिस्ट के पास। अब उसमें 2014-15 की बात से ये लैब्स थे, बड़े बड़े लेबॉरेटरीज मुंबई में और जगह जगह पे। ब्लड ले जाते थे पेशेंट का, हम आपको बना के ला के देंगे, और कितने में, 90,000। मैंने बोला ये पेशेंट, मैं एग्जैक्टली मैं बोला पेशेंट का ही खून है, पेशेंट का बना के ला के देना ये। तो हमने फिर उसको बस वेरी डॉक्टर्स रिसर्च एंड काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज आई जो अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आई। कुछ आज भी महंगी हैं, आज भी उतनी महंगी जितनी मैं आपको बताया, 90,000 75,000 फॉर वन सेशन। बट धीरे धीरे जब मालूम पड़ा कि एक सिंपल ट्यूब से भी काम हो सकता है, सिंपल टेस्ट ट्यूब से भी काम हो सकता है, सिंपल इससे भी काम, तो ऐसे करते 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 वो काफ़ी चीज़ें कम होती चली गई। तो भी वो लेबॉर्ट्रीज ने भी बंद कर दिया, उन्होंने स्टेम सेल्स का काम शुरू कर दिया, बट उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया, ये वाले ग्रोथ फैक्टर्स को छोड़ दिया। क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स रेडीली अपने क्लिनिक पे बन सकता है, तो क्यों नहीं हम क्लिनिक पे बना लें। तो वो बना के डॉक्टर्स ने देना शुरू किया। अभी रेंज क्या है इस? सो टिपिकली ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शंस फ्रॉम अ वेरी गुड सेंटर इफ यू आर डूइंग मे बी अबाउट 21 to 30,000, और अगर आप एक सिंपल मीडियोकर क्लिनिक जो सिंपल सेटअप है वो आपको मिनिमम 8 से 10 हज़ार पे दे सकता है। बहुत ही कम अगर कोई एस्थेटिशियन के पास जाते हैं जो सिर्फ एक लाइसेंस लेके बैठे हैं, और वैसे तो उनको नहीं करना चाहिए ऑफिशियली, कि इंजेक्ट करना एक प्रॉपर डॉक्टर के हाथ में ही होना चाहिए, बिकॉज अनटिल यू हैव एन MBBS लाइसेंस यू डोंट होल्ड ट्रू टू होल्ड एनी इंजेक्शंस ऑन द स्किन ऑफ एनी पर्सन, एनी इन्वेजिव प्रोसीजर जहाँ पे नीडल्स इन्वॉल्व है, ब्लड वर्क इन्वॉल्व है, वो एक वेरी क्वालिफाइड मेडिकल RMP। कितने सेशंस होते हैं? हाँ, तो ये अभी प्रोसीजर हो गया। तो मैं इस प्रोसीजर को कहता हूँ ये एक धक्का मारो प्रोसीजर है, इन द सेंस आपके पास घर में गाड़ी पड़ी है और गाड़ी आपने 10 दिनों से, 15 दिनों से, महीने भर से, 2 महीने से चलाई नहीं है, हली नहीं गाड़ी आपकी, तो अभी आपको लग रहा है चालू ही नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो 4 लोगों को बुलाओगे, बोलोगे धक्का मारो, ये बस वही चीज़ है। आपने 4 ग्रोथ फैक्टर्स को बुलाया, धक्का मारो, अब वो धक्का मार के गाड़ी चल जाएगी किसको पता? शायद गाड़ी में एक्चुअली टेक्निकल फॉल्ट्स है नहीं, बट आपने डिसाइड किया कि मैं तो फिर भी चलाऊंगा इसको, धक्का मारो यार, और धक्का मारो, 2 बार 3 बार, 3 बार में भी धक्का मारकर नहीं चालू होते, आप बोलोगे छोड़ो यार मैकेनिक को बुला लेते हैं, दैट्स द ओनली थिंग यू विल डू। बट शायद आपने रियलाइज नहीं कि आपने पेट्रोल ही नहीं डाला है गाड़ी में, देयर इज नो पेट्रोल, डीजल, CNG व्हाटएवर आपकी गाड़ी में नहीं है, तो कैसे चलेगी वो? इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। चलो आपने वो डाल दिया, फटाफट आप जाके ले आए, डाल दिया आपने, अब तो चलेगी, 100% चलना चाहिए, फिर भी नहीं चल रही है। वो पेट्रोल वहाँ तक पहुँचना चाहिए ना जहाँ तक द इग्निशन हैज़ टू स्टार्ट, द इंजन हैज़ टू स्टार्ट। आपने इग्निशन दे दिया, आपको धक्का भी मिल गया, सडनली किक स्टार्ट हो जाता है, फॉर्चुनेट है वो, आप स्टार्ट हो गया आपका, अगर उसको एक्सेलेरेट करना भूल गए फिर आप बोला अभी तो चल जानी चाहिए गाड़ी, अभी तो मैंने चालू कर दिया, मैंने ये भी कर दिया, मैंने पेट्रोल भी भर दिया, अब गाड़ी आगे बढ़ेगी, बड़ा बैठे हो ना, आपको गेयर चेंज कर रहे हो ना, आप उसमें क्लच लगा रहे हो, तो चलेगी आगे। तो वो एक्सेलरेशन इज़ द डेली एप्लीकेशन ऑफ योर सीरम्स। आपको एक्सेलरेट करते रहना है, पेट्रोल डालते रहना है, और आपको उसको धक्का लगाते रहना है, जब बंद हो रही तब आपको जहाँ। तो ये PRP GFC जो आप कहते हैं, ये सब करना अच्छा है। 2 या 3 थेरेपी करो, देखो धक्का लग गया, शुरू कुछ हो रहा है तो बढ़िया, नहीं हो रहा है तो सर पे क्यों गड्ढे लगवा रहे हो, क्यों इंजेक्शन भरवा रहे हो सर के अंदर? आई टेल पेशेंट्स डोंट डू इट, यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स, यू आर नॉट गेटिंग दैट इफेक्ट, आप कहीं गलत जा रहे हो, वेयर आई डोंट नो, देन आई फाइंड आउट हिस्ट्री से, अरे वो तो रोज़ दारू पीता है,
अरे वो तो रोज़ एक सिगरेट में रहता है, 20-20 सिगरेट रोज़ पीता है। अभी ये सब चलता रहेगा तो मेरा कौन सा ट्रीटमेंट आपके काम आने वाला है? कोई नहीं आने वाला है। लिकर और सिगरेट से बाल का क्या संबंध है? बहुत ज़्यादा संबंध है। तो जो भी आप धूम्रपान करते हैं वो टिपिकली निकोटीन की मात्रा बढ़ाता है बॉडी में, और आपके जो चार छोटे छोटे वेसल्स हैं जो आपके फिंगर्स पे हो गए, नोज़ पे हो गया, लिप्स पे हो गया, ईयर के आसपास हो गया, सर के आसपास भी हो गया, ये बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक वेसल्स हैं। इनमें अचानक एक तेज़ी से ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है तो आपको अच्छा लगता है, ताजगी फील होती है, 2 कश लगाएं और बहुत मज़े से लग रहा है सब कुछ। बट वही 10-15 मिनट के बाद वो जो कश सारा चला जाता है, इफेक्ट चला जाता है, आप फिर से डल फील करते हो। आपने देखा होगा स्मोकर्स को पूछना आपको इस सिगरेट का जो कश का मज़ा था ये अभी तक है? 2 घंटे हो गए, नहीं है, एक बार और मार के आते हैं, चलो यार लेट्स टेक अ चांस। तो ये हैबिट बन जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स दैट यू डू, इवन फॉर ड्रिंक्स, दारू भी, आपके अल्कोहल में स्पिरिट है, स्पिरिट डाइल्यूट्स द ब्लड टू सर्टेन एक्सटेंट, प्लस गिव्स यू अ फ्लश मतलब आपकी बॉडी में जाने के बाद एब्जॉर्ब होने की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स को जगह जगह फैला देता है। बट जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म होता है वो वापस वो ब्लड वेसल्स को सुकड़ देता है। तो सुकड़े हुए ब्लड वेसल्स में, मैंने अभी बताया आपको, हम बालों में क्या चाहते हैं, ब्लड वेसल्स की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं। क्या लगाते हैं उसके लिए? बिनॉक्सिडिल लगाते हैं, ब्लड डायलेटर्स करते हैं, लोग कसरत करते हैं, उल्टे खड़े होते हैं सर के बल, बालों सर में खून जाना चाहिए, सर शासन करते हैं। बट आप ये जो ये उल्टे इफेक्ट कर रहे हो स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, ये तो आपकी बॉडी को वापस से उतने उनको शॉक दे रहे हो, तो झटके दे रहे कि बढ़ा देते हैं खून, फिर खींच लेते हैं, बढ़ा देते हैं, फिर खींच लेते हैं। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू विद देम? They will not respond to you, and slowly with alcohol especially your body forgets to absorb vitamin B12. आपकी बॉडी में B12 को खींचना भूल जाता है बॉडी, तो उससे हमारी बॉडी में डिटोरेशन होने लगता है, लिवर के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, सिरोसिस, पेट में एसाइटिस, फ्लूइड बर्न आउट, डेथ। ये तो नॉर्मल चीज़ है, सब जानते हैं। पीने से क्या होता है, स्मोकिंग से क्या क्या होता है, फेफड़े फूल जाते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, नमोनिया के पैचेस बन सकते हैं, जगह जगह गोले बन जाते हैं, जो पूरा लंग फिक्स हो जाता है एक जगह पे आके, उसमें कोई ना एयर की सप्लाई हो रही है ना जाने की सप्लाई हो रही है, COPD हो जाता है, खास के इंसान फिर भी ख़त्म हो जाता है। सो अल्टीमेटली एनीथिंग दैट यू डू एज वाइसेस आर नॉट गोइंग टू लेट एनीथिंग इन योर बॉडी सर्वाइव। अभी काफ़ी लोग पूछते हैं डॉक्टर मैं कैसा लग रहा हूँ, तो मैंने बोला यार ठीक ठाक तो है, बट आई थिंक होठ थोड़े काले हो रहे हैं, आंखों के नीचे डलनेस हो रही है। इतना कुछ पूछना नहीं बोला था मैंने आपको डॉक्टर, आप इतना सब कुछ समझा रहे हो मुझे, आई डिडंट आस्क यू ऑल दिस। तो मैं बोला लुक यू वांटेड अ डॉक्टर्स ओपिनियन, आई विल गिव यू दैट। मुझे देख के आप में क्या क्या गलत लग रहा है वो आपको समझा रहा हूँ, बट अगर आप अच्छा सुनना चाहते हैं तो अच्छा बोल देता हूँ आपको मैं। बट देन व्हेन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि उनके पूछने के ऊपर रीज़न क्या था, ये तो इट इज़ दैट दे वर स्मोकिंग एंड दे स्टिल केम फॉर अ GFC सेशन, दे वर ड्रिंकिंग लास्ट नाइट बट दे स्टिल केम फॉर अ प्रोसीजर। तो हाउ डू आई कंक्लूड टू द आइडिया दैट लुक एवरीथिंग सेड एंड डन, इफ़ यू वांट रिजल्ट, आपको चाहिए रिजल्ट, आपको कुछ लाइफ के फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स, चाहे आप जैन बन जाओ, चाहे आप कुछ और बन जाओ, मुझे नहीं पता, बट शायद ऐसे कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए लाइफ में, जिससे आपकी ओवरऑल स्किन और हेयर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन इंटरनल बॉडी। आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपकी स्किन और हेयर ही बोलेगा, और मैं वो देखते ही समझ जाऊँगा एज अ डॉक्टर। सो अब ब्लड वेसल्स की बात चली रही है, सो ब्लड प्यूरिफिकेशन सिरप्स आते हैं बहुत सारे जैसे साफ़ी वगैरह, उससे क्या हेयर ग्रोथ में फ़ायदा होता है? फ़ायदा होता है। क्या करता है एग्जैक्टली बॉडी में? इट इज़ सी साफ़ी इज़ टिपिकली नॉट जस्ट हेयर व्हाट यू कॉल ब्लड क्लेंजर, इट इज़ अ ब्लड इंक्रीजर ऑल्सो। उसमें विटामिन होते हैं, उसमें आयरन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो ब्लड को बढ़ाती है। सो ब्लड बढ़ाने वाली सब मेडिसिन आपके हेल्प करती है। तो इवन इफ़ यू सी जैसे फॉलीहेयर टैबलेट है फ्रॉम द कंपनी एबॉट लेबोरेटरीज, उसमें विटामिन होता है, आयरन ज़्यादा होता है, और आयरन का ऐसा फॉर्म होता है जो आपकी बॉडी में जाने की वजह से हेयर तक वो पहुंचता है। सो इफ़ यू टेक मोर आयरन योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड, जितना आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा, उतना ही आपके बालों में, और क्योंकि वो हेयर जो भी नरिशमेंट है आपकी बॉडी के ब्लड से ही जा रहा है ना ऊपर, वो ब्लड में मिलते जाने वाला है। जितना आपकी ब्लड की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी रहेगी उतना आपके बालों तक पहुंचेगा वो। सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स विच विल क्लेंस और डिटॉक्सीफाई, और जैसे कि कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को साफ़ कर रहा है, इस तरह की जो बातें होती हैं, दे ऑल वेरी गुड। फॉर दैट मैटर अगेन, अगर आप सुबह एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं, या सिनेमन वाटर पीते हैं, या लाइम पीते हैं, नींबू का पानी, या जो भी ऐसी तरह से आंवला पीते हैं, ऑल दिस इज़ वेरी गुड। मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में मोस्टली सब पेशेंट को 2 बड़े ढक्कन, मतलब 15-15 ml मिनिमम, 2 बड़े टेबल स्पून्स आंवला जूस पीना चाहिए। विटामिन C इज़ रिक्वायर्ड। विटामिन C cleanses, flushes, improves your skin health, everything. So is the hair health. आजकल है ना बहुत सारे हेयर रिमूविंग स्प्रेज भी आ गए हैं, स्प्रे लगाइए और सीधा बाल निकल जाते हैं, वो क्या सही है स्किन के लिए? सी एनी केमिकल्स जो स्किन पे लगाए जाएं जिससे हेयर डिज़ोल्व हो जाएं, और वो हेयर सुपरफिशली इट्स लाइक डिग्रेडिंग द केराटिन इन द हेयर,
तो हेयर डिग्रेड होते ही वो आपका सुपरफिशियल सरफेस से चला जाता है। पर जैसे अभी हमारी बात चल रही थी, जो भी हेयर रिमूवल प्रोसेसेस हैं, जैसे आपने बताया एक स्टोन हुआ करता था, फिर उसके बाद मैंने बताया कि एक शक्कर का चाशनी जैसा बना के लोग उसको रब करते थे कंटिन्यूसली, उसमें थोड़ा सा हल्दी या थोड़ा सा लाइम वाइम डाल के। ऑल दीज थिंग्स आर टू रिमूव हेयर फ्रॉम द रूट। तो जो भी ये थेरेपीज़ आप बता रहे, जैसे हेयर स्प्रेस की टिपिकली बात अभी हुई है, तो दीज आर डन ओनली फॉर रिमूविंग फ्रॉम द सुपरफिशियल स्किन सरफेस। इट्स लाइक शेविंग दी हेयर। तो जो इसके बाद बाल आने वाले हैं आपके, वो जड़ से तो आ ही रहे हैं, जड़ में तो गए नहीं है कहीं पे, जड़ में ही हैं। तो वो जो आपको आएंगे, आपको चुभते और बेकार से बाल आएंगे, यू विल बी अनकंफर्टेबल विद दैट। नाउ ऑफ कोर्स दिस स्प्रेज आर वेरी इजीली यूज्ड इनटू डिफिकल्ट एरियाज, स्पेशली बिटवीन द बट क्रीज या आपका प्यूबिक एरिया हो गया, जो एरियाज आप Is it safe to use in pubic yes hairs? yes it is safe. Okay. It is safe because the chemical is not very related to the skin. आपको of course आपके जो open areas पे नहीं लग जाना चाहिए, वो should be only sprayed to the areas which are pure skin है, जहाँ mucosa है, जो mucous area उस पे नहीं लग सकते। और जो स्किन रिमूवल क्रीम जो आते हैं, उसी में भी yes same thing, वो सेम वो चीज़ वो भी लगा सकते हैं ऑन प्यूबिक पार्ट्स आल्सो लगा सकते हैं उसको, प्राइवेट पार्ट पे लगा सकते हैं उसको। yes सो बालों में आजकल जो है फैशन में करने के लिए जेल लगाते हैं हम लोग, वैक्स लगाते हैं। सो ये बालों के लिए हेल्दी है क्या? वैक्स है क्या? वैक्स स्पेशली या हेयर जेल? सो अगेन आपको बाल लगाने का रीज़न यही है कि स्टाइलिंग, और स्टाइलिंग के साथ साथ आपके बाल सेट रहें, आपके बाल ज़्यादा उड़े नहीं अगर हवा चल रही हो तो, या आपके अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक जोन्स हैं जो उसको अपने बालों को स्टाइल करके छुपा के रखा हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे रखना चाहते हैं ऐसे ही। जैसे मुझे अच्छे से याद है, आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड एंड बारिश का मौसम था, तो बस स्टॉप पे जा रहे थे, जैसे अप्रोच कर रहे थे, तो एक महाशय खड़े थे जो काफ़ी एज में थे, तो माथा पूरा बालों से भरा हुआ था। बाल तो अच्छे खासे, और एक हवा आई तो सारे लंबे बाल नीचे गिर गए यहाँ पे आके। तो मैंने बोला ये सब कहाँ उसने जेल लगा रही ऐसा लगाया होता या वैक्स लगाया होता आपने जो बाल हो सकता है कि शायद उसके वो बाल वहीं टिके रहते थे। सो मे बी इसी रीज़न से लोग लगाते होंगे। दैट्स व्हाट। अभी मैंने तो कभी ज़िंदगी में लगाया नहीं, और मैंने किसी को रिकमेंड किया भी नहीं। नाउ व्हेन पीपल कमेंट से कि मुझे बाल सेट करने हैं, क्या करूँ, तो मैं एक प्रोडक्ट है मोर रिच, MORRICH। इट्स अ जेल, इट्स एक डब्बी में आता है वो, आप उसको जेल की तरह, ब्रिल्ड क्रीम की तरह जो पहले यूज़ किया करते थे उसकी तरह यूज़ कर सकते हो। बालों में लगा दिए, बाल कोम कर दिए, बाल वैसे ही रहेंगे, मूवमेंट नहीं होगा। बट कहाँ हम दूसरी टाइप के जेल्स लगाते हैं जिनमें हमें पता नहीं उसमें केमिकल्स किस प्रकार के हैं, और वो जेल्स यूजुअली गर्मी से पिघल के आपके स्कैल्प पे लग जाते हैं। कुछ भी चीज़ बालों तक रहें तो बाल, आपको मैंने बता दिया, इट्स अ डेड बॉडी। डेड बॉडी के ऊपर आप कुछ भी करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब आप स्कैल्प पे लग जाती है चीज़, वो स्कैल्प को इफेक्ट करने लगती है, वहाँ जाके आपके बालों में प्रॉब्लम्स, आपके पोर्स को बंद हो जाना, आपके बालों का गिर जाना, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। सो देयर इज़ नो ब्रीदेबिलिटी, नो ऑक्सीजन सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई ऑल्सो, स्लोली विद टाइम। तो जो बहुत ज़्यादा वैक्स का या इसका इस्तेमाल करते हैं वो स्कैल्प पे ना करें, बालों के ऊपर कर सकते हो, इट इज़ वेरी सेफ। बट जो भी लगाएं, बालों को भी केयर चाहिए, तो उसको लगाने के बाद 7-8 घंटे 10 घंटे जो भी आपका काम हो गया, वॉश आउट कर दें, बालों का केयर करें, कंडीशन लगाएं, फिर से तेल लगाएं, उनको फिर से वापस से जो जैसे थे उस लेवल तक लेके आएँ। और अगर और भी इम्प्रूव करना है तो लो लाइट लेज़र थेरेपी, इट्स अ वेरी वेल नोन थेरेपी। मतलब ऐसे सेलिब्रिटीज़ अपने घर में रखते ही हैं। इट्स अ टिपिकल थिंग दैट बालों को अच्छा कैसे रखें, बट मुझे कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना, कोई इंजेक्शन नहीं करना। US अप्रूव्ड थेरेपी फॉर मोर देन 45 years इज़ लो लाइट लेज़र थेरेपी, ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोबायोमॉड्यूलेशन, इन विच क्या होता है, बाल में एक लाइट या स्किन पे एक लाइट जाती है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चलती है, विच इज़ 650 नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी मानी गई है रेड लाइट की, जो जब ट्रैवल करती है स्पेक्ट्रोमीटर की स्पीड पे, वो आपके स्किन के नीचे 4 to 5 मिलीमीटर तक जा सकती है। अभी वहाँ पे हमारे फॉलिकुलर बड्स हैं, हमको पता है फॉलिकुलर बड्स कहाँ पे, इतने नीचे हैं। उसके आसपास जो सेल्स हैं और सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उनको जब वो रेड लाइट मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया गुस्सा हो जाता है, तीखा हो जाता है, और उसमें से सारे ATP एनर्जी मॉलिक्यूल कॉल एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाहर निकलने लग जाते हैं। अब वो बाहर निकल के इतने एक्टिव हो जाते हैं कि सोचते हैं कि करें क्या अभी हमको, तो क्या करते हैं, वो सेल के मेम्ब्रेन में से बाहर निकल जाते हैं, गंदगी को बाहर फेंक देते हैं, और सेल के बाहर जो भी अच्छा सामान पड़ा है, खाना पीना, सबको अंदर घुसा देते हैं। सेल बोलता है इतना सारा खाना आ गया, अब मैं क्या करूँ, तो मैं बोलता हूँ मैं मल्टीप्लाई करने लग जाता हूँ, तो माइटोसिस शुरू हो जाता है, बड़ी बड़ी सेल्स बनने लग जाते हैं, तो सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो पुराने सेल्स है जल्दी जल्दी डेथ हो जाती है, नए वाले सेल जल्दी जल्दी बनने लग जाते हैं। ये जल्दी जल्दी के सारे प्रोसेस में सारे फॉलिकुलर सेल्स रिवाइव हो जाते हैं। बट ऑफ कोर्स इतनी इमीडिएटली नहीं होता, जैसे मैंने आपको कहा एक फॉलिकल के आसपास 2 से 5 लाख सेल्स, 2 से 5 लाख सेल्स के अंदर वो रिएक्शन आना, वो रिएक्शन कंप्लीट होकर उसको पूरा कंप्लीट करना, इट टेक्स मिनिमम 6 to 9 months ऑन दी होल स्कैल्प। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो लोग पूछते हैं ना, क्या ऐसा इफेक्टिव प्रोसीजर है आपके पास जो जल्द से जल्द बाल उगा दे?
कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो जल्द से जल्द पका सकती है। आपके बालों को गिराना रोक सकती है 15 से 20 दिनों के अंदर। नया ग्रोथ 3 महीने में मिनिमम शुरू कर सकती है, कोई भी प्रोसेस जो आप करें, राइट फ्रॉम जो USFDA है, मिनॉक्सिडिल हो गया, फिनेस्ट्राइड थेरेपी हो गई, और या तो आपका लो लाइट थेरेपी हो गया, और दूसरा आपको जो थेरेपीज़ आपने अभी डिस्कस की जो है PRP इंजेक्शन हो गए, ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शन हो गए, वो सब चीज़ें थेरेपीज़ है। और काफ़ी और नई थेरेपीज़ भी आ रही हैं विच वी विल डेफिनेटली डिस्कस। ये जो लो लाइट थेरेपी है उसकी मशीन कितने की आती है? हाँ, so that's a disclaimer I would say. Yes, I do deal in a machine called as Hair Smart Laser Machine. ये US की मशीन है and it is available in Bangalore. तो वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होकर पेशेंट्स को पहुँच जाती है and luckily I can provide them a good 25% discount because वो मुझे उतने डिस्काउंट में आती है frankly I would say. तो yes, उसकी MRP is 49,500 और वो जो होम केयर मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, I'm not talking about the machine which the clinic has. अभी क्लिनिक में भी मशीन्स होती हैं या पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर सकते, मैं हफ्ते में एक ही बार लगाऊंगा मशीन, आप डेली लगाने मत बोलो या हफ्ते में 3 बार भी लगाने मत बोलो, तो उसके लिए उनको प्रोफेशनल रेंज ऑफ मशीन लेनी पड़ती है जो 1.5 लाख की आती है। सो द प्राइस इज़ ऑल्सो वेरी हाई, बट आपको हफ्ते में एक ही बार लगाना है क्योंकि उसमें 272 डायोड्स की मशीन है। और दूसरी जो मशीन होम केयर है वो 80 डायोड्स की है, मतलब उसमें 80 पॉइंटर्स लगे हुए हैं जिनमें से वो रेड लाइट निकलती है बाहर और वो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी वही मैच की हुई रहती है। बट लकीली दिस मशीन्स शुड बी केप्ट विथ यू फॉर एटलीस्ट 10 years विदाउट अ प्रॉब्लम। मतलब मेरे पास जो मशीन्स हैं आज तक मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 17 साल से एक्सक्लूसिव हेयर ट्रांसप्लांट में है, तो मेरे पास 2 मशीन्स हैं, वो मशीन्स बहुत अच्छी चल रही है, आज भी बढ़िया चलती हैं। सो यू कैन कीप दिस मशीन फॉर दी हेयर हेल्थ। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हेयर की अच्छी मेंटेन कैसे करते हैं हम, उसको आगे चल के भी चलता रहना चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद यूज़ करो, हेयर में डैंड्रफ है वो कम हो जाएगी, हेयर के कोई इश्यूज़ है कम हो जाएगा। 16 के बाद कोई भी आदमी घर में आपके यूज़ कर सकता है। हाँ, जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा पार्लर जाती हैं, हेयर ट्रीटमेंट कराती है, हीट थेरेपी कराती है, 16 बॉन्डिंग वॉटेवर जो कराते हैं, बोटॉक्स, ये सारी ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आप ये लेज़र लेते रहेंगे तो यू विल डेफिनेटली हैव बेटर क्वालिटी हेयर ऑलवेज। डैंड्रफ को निकालने के लिए और कोई तरीका है अदर देन दिस मशीन? नो, सो मशीन इज डेफिनेटली इज नॉट द तरीका एक्चुअली। आप मेडिकल मैनेजमेंट में जाएंगे तो इट इज़ कीटोकोनाजोल एंटी फंगल शैम्पू फर्स्ट एज अ बेस लाइन थेरेपी। उसके बाद आपके आते हैं प्रेलोकमाइन ओलोएट, देन उसके बाद एक आता है सिप्रोलॉक्स, देन उसके बाद आता है ऑल दीज एंटी फंगल्स है बेसिकली। ये शैम्पूज के नाम है? कोल्टार कर, हाँ नहीं, दीज आर उनके अंदर के प्रोडक्ट्स का नाम है। तो शैम्पू कौन सा होगा स्पेसिफिकली हमें खरीदना? तो शैम्पू जैसे बहुत सारे हैं, प्लस वगैरह आता है वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है वो। तो एक मेरा फेवरेट है आर्कोलिन बाय जॉनसन एंड जॉनसन। देन मेरा सेकंड फेवरेट है किटामाइड AD करके एक शैम्पू आता है जो ये कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू ही है। एंड ट्राइकोसॉफ्ट करके एक और शैम्पू ऐसा ही है जो अगेन कीटोकोनाजोल बेस्ड है। फिर उसके बाद एक जो हायर जनरेशन शैम्पूज़ है विच इज़ कॉल्ड एज ट्रूजैप, उसमें ये 2 कॉम्बिनेशन के मेडिसिन है। एक और है कि BMJ एलोकेट, उसमें 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन डाल के दिया। क्या होता है, कुछ पेशेंट्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनका डैंड्रफ जा ही नहीं रहा है, 1 साल हो गया, 4 साल हो गया डॉक्टर, बट डैंड्रफ जाता ही नहीं है। सो वी हैव टू गो वेरी रिगरस इन दैट थेरेपी, जिसमें फिर नाइट एप्लीकेशंस, ओवरनाइट एप्लीकेशन, स्टीरॉयड एप्लीकेशन, स्टीरॉयड कंटेनिंग सल्फेट सैलिसिलिक एसिड, वो सब की भी एप्लीकेशंस आते हैं। सो डैंड्रफ एक्चुअली होता ही क्या है? हाँ, सो अगेन डैंड्रफ इज़ द एक्सेसिव production of growth in your skin of the scalp skin, either the fungal growth or the skin itself. जहाँ स्किन ग्रोथ हो रही है वो आपका डोमेटाइटिस में जाता है, वो आपका स्किन के ओवर ग्रोथ की वजह से वो चीज़ वहाँ से झड़ नहीं पाती, इट्स नॉट बी एबल टू वॉश आउट बिकॉज यू नॉट क्लीनिंग इट रेगुलरली। और या तो फिर आपके स्कैल्प पे मेलासिस या फरफर नाम का जो टिपिकल फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एंड द मोमेंट यू वॉश इट, द नेक्स्ट मोमेंट अगेन इट मल्टीप्लाइज सो फास्ट कि वो वापस से वाइट फ्लेक्स बन जाते हैं उसके। तो उससे बालों को कोई नुकसान बहुत है? ज़्यादा नुकसान। इट इज़ अगेन फंगल इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कॉजेज इन्फ्लेमेशन जो आपकी स्किन के अंदर एक्शन करेगा और स्कैल्प को, हेयर को, रूट्स को डैमेज करके उनको डेड करेगा। सो अल्टीमेटली डोंट वांट लॉस ऑफ हेयर, राइट। सो आपको जो हेयर है, हेयर फॉल हो जाए बट हेयर लॉस तो नहीं होना चाहिए। हेयर फॉल इज़ एक्सेप्टेबल टू सर्टेन एक्सटेंड अप टू 3 months मे बी, उसके बाद फिर आपको कंट्रोल में लाना है उसको किसी भी हालत में। So for that you must go for therapies, recommended therapies. I also like this shampoo called as anti-druff, वो भी बहुत अच्छा है। Saldan TVC lotion with shampoo बहुत अच्छा है। For so we keep changing these regimes as for dandruff, all for dandruff. So dandruff भी 2 टाइप के होते हैं, wet dandruff, dry dandruff. wet dandruff है जो चिपके रहते हैं, निकलते ही नहीं है। dry dandruff जो बिल्कुल आपको हर कोट पे मिलेंगे। करेक्ट। So something like we can see is dry, which you can't see is wet. तो उनके लिए अलग अलग शैम्पू अलग अलग शैम्पू है। तो
क्या है किसकी? Wet So again, के- wet dandruff के लिए you need something very strong with containing salicylic acid. So Saldan TVC या these containing जो बहुत strong है, या तो उसमें टेटिनोइन भी होगा, एसिलिक एसिड भी होगा, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस होंगे. और जो ड्राई डैंड्रफ है उसके लिए वेरी बेसिक शैम्पू, कीटोकोनाजोल बेस्ड. इवन जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डैंड्रफ है, जो 4-4 साल महीने के हमने ट्रीटमेंट दे चुके हैं, बट फिर भी उसका पूरा कंट्रोल नहीं आया, देन कोल्टार 18 करके शैम्पू आता है, कोल्टार होता है उसमें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. बट वो हम मेंटेनेंस फेस पे देते हैं, जो हर महीने आपको कम से कम डेली हफ्ते में लगाना ही है 4 बार, एक हफ्ते में 1 बार, ऐसे करके महीने में 4 बार. और ये रेडीली अवेलेबल होते हैं? सब कुछ ऑल ओवर द काउंटर है सारे. सिर्फ पता होना जरूरी है कि अपने को प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से आपको क्या अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए आपकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली, देन इट इज गुड. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑफ कोर्स डॉक्टर की डॉक्टर हेल्प के ले लें. पास ले जा सकते हैं. हम एल्कलाइन वाटर की बात कर रहे थे थोड़े दिन Yes, पहले. yes, yes, yes. सो क्या कि हार्ड मुझे बात इससे याद आई, वो प्रयागराज का एक मैं वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे कि लेट्स चेक द अल्कलिनिटी ऑफ द वाटर ऑफ प्रयागराज, कि वहाँ पे संगम में कैसा पानी है. तो 9.5 pH का पानी. तो मैंने बोला ये इतना अल्कलाइन पानी, मतलब तो पीने के लिए अच्छा है, बदन के लिए तो अच्छा नहीं है. बदन के लिए, बदन पे हमारे एक pH बैलेंस होता है. तो टिपिकली स्किन इज़ मोर एसिडिक, तो उसका एसिड pH होना चाहिए. 5.5 pH इज द नॉर्मल pH ऑफ द स्कैल्प ऑफ द 3 दिन स्किन. पहले मैं कुंभ में नहा के आया. हाँ अच्छा, इसलिए स्किन में गड़बड़ हो गई है आपके, दिख रहा है जो मुझे साफ साफ. नहीं, धूप में क्योंकि वो चलना पानी भी स्किन पड़ा के ना. लिए अच्छा नहीं है. फ्रैंकली अल्कलाइन वाटर इज नॉट द एक्चुअल स्किन फ्रेंडली वाटर. यू नीड टू हैव अ 5.5 pH. लेकिन समझ लो हमारे घर पे कभी कभार ना बोरिंग का पानी आता है, हार्ड वाटर. Oh, yeah. सो उसकी वजह से बालों में या स्कैल्प में कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस होती है. So, जो हम बोरिंग का पानी को अगर हम उसका वो जो TDS काउंट करते हैं, सो अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो, नॉट गुड फॉर इवन स्कैल्प एंड हेयर, क्योंकि वो हेयर पे डिपोजिशंस करता है. एनीथिंग दैट डिपॉजिट्स ऑन द हेयर मेक्स द हेयर लेडन, और वो भारी होने की वजह से बालों की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, बालों के टूटने का ज़्यादा चांस बढ़ता है. प्लस हेयर फॉल तो इक्वली बढ़ेगा अगेन, बिकॉज वो ऑलरेडी वीकेंड हेयर के ऊपर अगर लेडन चिपक जाता है, ये डिपोजिशंस, वो बालों को वजन करके उसको गिरा देता है. सो यू हैव टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ बाय आइदर सॉफ्टनर्स. तो मैं जितने मेरे पेशेंट्स स्पेशली UAE के आते हैं, आई प्रैक्टिस इन दुबई फॉर 9 months विद अ कंपनी कॉल एज न्यू हार्ट, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग भी लिया था उसके पहले 4 साल पहले. तो ऐसे करके 2008 में मैं इंडिया आया, फिर इंडिया से फिर दुबई गया, फिर वापस इंडिया. तो ये काफ़ी कुछ चीज़ों में मैंने देखा कि वहाँ के लोगों का बालों का फॉल का रीज़न यही था कि वो बाल गिरते थे क्योंकि पानी सही नहीं था. तो वाटर वॉज अ हार्ड वाटर, एग्जैक्टली जो आपने कहा. तो वी देन डिवाइस के वाटर सॉफ्टनर्स आर द फर्स्ट थिंग. फिर उसके बाद आजकल तो नए नए ऐसे ऐसे यंत्र आ गए जो लिटरली आप लगा लो शावर में आपके, तो आपका स्किन फ्रेंडली pH वाला पानी आता है. सो सॉफ्टनर जो है वो अपने बाल्टी में डालना होता है. सॉफ्टनर्स का एक लोशन भी आता है एक्वाजेनिक करके, जो आपको एक बड़ा 20 ml पूरा एक आधे बाल्टी पानी में डालना है. तो 10 लीटर 5 लीटर के अंदर 20 ml डालना है, तो वो आपका पूरा हो जाता है. एंड 5 लीटर इज इनफ फॉर टू वॉशिंग दी हेयर, एटलीस्ट बालों तक के धोने के लिए इतना बस है. इफ़ यू कैरिंग दैट, एक्वाजेनिक नाम का सोल्यूशन आता है, वो आप ले सकते हैं, बालों के वॉश के लिए रख सकते हैं अपने साथ. और ऑफकोर्स आपके यंत्र आते हैं, डिवाइसेस विच यू कैन अटैच टू योर नल. आपके टैप पे लगा लो, आपके शावर पे लगा लो, उसको जो पानी आता है वो आपका बैलेंस करता है. बैलेंस हो आएगा. तो डॉक्टर ऐसा लग रहा है कि सारे ट्रीटमेंट्स तो अभी हमने कवर कर लिए हैं, तो अभी कोई लेटेस्ट और कोई ट्रीटमेंट आया जिससे कि बाल अच्छे ग्रो कर सकें? हाँ, तो लेटेस्ट मतलब काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं. रिसेंटली वी वर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड डर्माकॉन, बहुत ही फेमस कॉन्फ्रेंस माना जाता है इंडिया का, और काफ़ी चर्चा हुई है इस बारे में. तो काफ़ी जर्मन स्टडीज़ इनमें बताया गया कि डूटास्टेरॉइड इज़ एज अवेलेबल एज इंजेक्टेबल्स. अब ये क्या चीज़ है? ये एक प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी की DHT को कम करता है. आपकी बॉडी में जो बनने वाले 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की हमने बात की थी, जो प्यूबर्टी पे प्रोस्टेट से और विमेन में ओवरीज से बनता है. अब वो एंजाइम 2 तरीके से DHT बनाता है. 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम टाइप 1, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम टाइप 2. अभी दोनों एंजाइम्स को ब्लॉक करना है. अब आज तक जो मेडिसिन हम खा रहे थे, टिपिकली फिनेस्टेराइड, वो डूटास्टेरॉइड की छोटी बहन कह सकते हो, इट्स लाइक अ लिटिल सिस्टर. वो कुछ हद तक हेल्प कर रहे हैं, बट उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, स्पेशली सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स. लोगों को माना गया है पोस्ट फिनेस्टेराइड सिंड्रोम इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन द US. इंडिया में बहुत कम है. मेरे स्टडीज़ के हिसाब से मेरे पेशेंट्स को जो मैंने दिया है, मोर देन 10,000 प्लस पेशेंट्स आई मस्ट हैव गिवन फिनेस्टेराइड टैबलेट. किसी ने ये कंप्लेन नहीं किया कि मेरा लिंक खड़ा नहीं होता है. किसी ने कंप्लेन नहीं किया कि मुझे सेक्स करने का मन नहीं करता है, विच इज़ कॉल्ड लो लिबिडो. या किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे दांत निकालने में बहुत टाइम लगता है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिलेड इजैकुलेशन. बट ये चीज़ें हैं. तो पोस्ट फिनेस्टेराइड सिंड्रोम में तीनों प्रॉब्लम्स जो लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं. बट क्या हम उसको कॉम्बैक कर सकते हैं? विच फिनेस्टेराइड का भाई जो आ गया है डूटास्टेरॉइड, उसको कॉम्बैक कर सकता है. और उसके साथ साथ वो अगर गोली बनता है 0.5 mg का डेली खाना, या तो ऑल्टरनेट डे खाना, उसके साथ साथ उसका इंजेक्टेबल भी आ गया है.
फिनेस्ट्राइड में कोई इंजेक्टेबल नहीं है, वो आपके छोटे छोटे इंजेक्शन आप सर पे अगर ले लो तो वो कॉमनली आपके जो सर को एरिया में इफेक्ट कर रहा है, जहाँ पे DHC चिपक रहा है, मैंने आपको कहा था, तो वो रिसेप्टर साइट्स पे जाके वो डोटोस्टेरॉइड अपना एक खुद का सर्कल बना देगा और DHT को बोल देगा दूर रहो, मेरे बालों को लेके जाना नहीं है, मैं बालों को पकड़ के बैठा हूँ. सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू स्टे विथ योर हेयर. क्या नाम है उस केमिकल? ड्यूटोस्टेरॉइड. ड्यूटोस्टेरॉइड. और ये अभी रेडीली अवेलेबल है लेटेस्ट में अगेन, सो ये जो है अगेन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इट्स इंटरनेशनल मॉलिक्यूल, तो थोड़ा मिलने में भी डिफ़िकल्ट है. 1-2 कंपनीज ही आज बना रहे हैं और काफ़ी सारे स्टडीज़ पे चल रहा है टिपिकली. जैसे ऑफकोर्स कुछ डॉक्टर ने पेपर प्रेजेंट किए तो लोगों ने बताया कि हाँ ये काम कर रहा है. तो अभी इंडिया में 1-2 डॉक्टर्स ने शुरू किया है. तो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. अभी जैसे नया ही आया है, 4-1 महीने पहले लोगों को इसकी जानकारी हुई है. तो पेशेंट्स को जब देना शुरू करेंगे, 1-2 साल बाद रिजल्ट दिखेंगे, तो शायद 2 साल बाद जब हम यहाँ मिलें तो हम बताएंगे कि क्या प्रॉमिसिंग रिजल्ट रहे हैं विद ड्यूटोस्टेरॉइड. तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद? ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी देखा गया है. सो देयर आर चांसेस, जो इतना प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन में जो है स्टेम सेल्स को लेके स्पेशली नाउ, जैसे अभी हम वही बात चला रहे हैं कि एक और ऐसा प्रोडक्ट बन गया है विच इज़ कॉल्ड एज एक्सोसोम्स. ये एक्सोसोम्स क्या चीज़ है? एक्सोसोम्स इंसान की बॉडी में ही हैं, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में है जो mRNA के नाम से जाना जाता है. इट्स अ प्रीकर्सर टू योर ओन DNA. हमारे DNA होता है बॉडी के अंदर जो एक क्रोमोजोम में अटैच्ड होता है. क्रोमोजोम हमारे सेल के अंदर होता है. वो क्रोमोजोम और DNA का जो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, उसमें अगर उसका प्रीकर्सर हमको पहले से मिल जाए, उसका प्रोडक्शन और तेज़ी से बढ़ जाएगा. सो ये mRNA हम अपने अम्बिलिकल कॉर्ड से, खुद के बॉडी के अम्बिलिकल कॉर्ड से और प्लांट सेल से भी ले सकते हैं. फॉर एन एडल्ट, हाँ, फॉर एन एडल्ट ऑफ कोर्स. मतलब आपको 16-18 के बाद ये दिया जा सकता है. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू एज स्टडीज़. तो ये इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं आज की तारीख में. एंड लास्ट वीक ही एक कंपनी ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है. बट वो 2 साल से इंडिया में काफ़ी जगहों पे डॉक्टरों को जाके अप्रोच करके उनसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं पेशेंटों का. Not just enhance your hair, but make the hair quality back to what it was. Okay. Till that extent. puberty या उस लेवल पे. Again, maybe 100% शायद नहीं, but at least 70-80% they are promising. Okay. So promising results has been promised by the companies, but again हम कहते हैं कि कंपनीज के झांसों में तो हमें फंसना नहीं है. हमें पेशेंट का रिजल्ट, पेशेंट पे रिस्पॉन्स, पेशेंट का क्या इफेक्ट आ रहा है उस पर फर्क पड़ेगा. बट अगेन 1-2 साल लगेंगे अभी, शायद अभी और 2 साल लग जाएंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली एट द प्रेजेंट मोमेंट. धीरे धीरे करके ऑफकोर्स इसका भी क्या कॉस्ट है? अभी इज ऑलमोस्ट 35,000 पर सेशन. एंड हाउ मेनी सेशंस यू नीड एटलीस्ट 5 सेशंस. सो इट्स वे टू एक्सपेंसिव एज अ थेरेपी फॉर नाउ. बट आई एम श्योर आने वाले तारीख में ये एक्सोसोम्स के प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कंपनियां बढ़ जाएंगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा. यू नो हाउ इट हैपन्स. एनी प्रोडक्ट का आप देखो तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, प्राइस उतना नीचे गिरता जाएगा, उतना ही बेनिफिट हमारे पेशेंट्स को होगा. सो वी वांट टू सी दैट चेंज इन द नियर फ्यूचर. तो ये एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट रहेगा, जहाँ हो सकता है कि ट्रांसप्लांट्स काफ़ी हद तक कम हो जाएं और शायद रिक्वायरमेंट ही नहीं हो. क्योंकि क्या हो जाता है आजकल, आप हर एक पेशेंट का बाल कम हुआ है, थिनिंग भी हुई है हल्की सी भी, आप और किसी ट्रांसप्लांट सेंटर पे पहुंच गया जहाँ पे एक्सक्लूसिव ट्रांसप्लांट ही हो रहे हैं, वो डॉक्टर और कुछ नहीं कर रहा है, वो डॉक्टर उस पेशेंट को कहीं जाने नहीं देगा. वो डॉक्टर उसको बोलेगा ये तो आया मेरा बकरा, इसको काटो. ये बहुत ही गलत एटीट्यूड में लोग जी रहे हैं. हम इतने सालों से 18 साल होने आए मेरे ऑलमोस्ट विद ट्रांसप्लांट्स. मैंने जो देखा है पेशेंट्स 35-45 के बाद ही आया करते थे. आज सब पेशेंट्स मेरे जितने आ रहे हैं 70-80% पेशेंट जो आ रहे हैं वो 20 के अंदर आ रहे हैं, 25 के अंदर आ रहे हैं. तो जो 10 साल 12 साल का जो पैराडिग्म शिफ्ट हो गया है लोगों में, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, शायद उनके साथ जो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स है, पोल्यूशन है, खाने पीने की प्रॉब्लम, सब चीज़ से बाल. बट वो सारे बाल क्या गंजे हो के आते हैं? इतने यंग बच्चे गंजे हो सकते हैं क्या इतनी जल्दी? वो भी तो उनमें छोटे छोटे बारीक बारीक बाल अभी भी जिंदा हैं. उनको जगा के रखने की क्या उन क्लिनिकों में चेष्टा है बची हुई? क्या उन्होंने इतनी कोशिश भी की उस पेशेंट के साथ में? पेशेंट क्या आता है, यंग है, मेरे को तो बाल बिल्कुल ऐसे चाहिए जो बिल्कुल लगने चाहिए कि यू नो आई शुड लुक लाइक सलमान खान, आई शुड लुक लाइक अक्षय कुमार. सबने ट्रांसप्लांट किया भाई, झूठ नहीं बोल रहे हैं वो भी. बट उनकी उम्र देखो, how old is Salman Khan? How old is Akshay Kumar? How old is 50-60s? Exactly. At that age is fine. But आपकी एज देखो, आप 20-25 साल में आप बोल रहे हो ट्रांसप्लांट कर दो मेरा. तो जहाँ ऑफकोर्स डॉक्टर को लगता है, जैसे आप हम चूज़ करते हैं पेशेंट को, मेरे सारे पेशेंट्स आर फर्स्ट गिवन अ ट्रायल ऑफ मेडिसिन फॉर मिनिमम 3 months एंड आई टेल देम अगर आपने ये नहीं खाया, आपने अपना ट्रांसप्लांट नहीं कमाया. ये वर्ड जो हमने कोविड के टाइम पे बनाया है, एक इंटरनेशनल फर्म ने बनाया है, अर्न योर ट्रांसप्लांट. आपका ट्रांसप्लांट को आप कमाओ. कैसे? वो डॉक्टर का ट्रस्ट जीत के, वो डॉक्टर से वो बात करके कि डॉक्टर आपको तो ट्रांसप्लांट करना है मेरा. बट अगर वो डॉक्टर कहता है ये दवाई खाओ, ये करो, वो करो, सारी फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी बराबर से करते हो, देन यू अर्न योर ट्रांसप्लांट. तो बिल्कुल डॉक्टर भी ट्रांसप्लांट करेगा, बट कितना
जितना जस्ट रिक्वायर्ड है, पूरा सर भर के दे दो, 30,000 बाल लगा दो। 30,000 बाल डॉक्टर लाएगा कहाँ से? ट्रांसप्लांट के लिए देयर इज़ अ पर्टिकुलर जोन इन विच हेयर इज टेकन आउट फ्रॉम। ये बैक एरिया आपका, ये आपके दाढ़ी, ये आपके चेस्ट हो गए, आपके अंडर आर्म्स हो गए, आपके प्राइवेट पार्ट से हो गए। इस बाल के अलावा कौन से ऐसे बाल है जो आपके सर पे लग सकते हैं? वो बाल भी तो गिनती के ही हैं जो बाल डॉक्टर निकालेगा। लेकिन खुद ही के बाल लगेंगे किसी और से ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है, कहीं ना कहीं से आता है ज़रूर। मैं पूछता हूँ लोगों को, नहीं, कई बाल वाले लोग हैं उनसे ले लेंगे हाँ, जो बहुत बड़े बाल वाले लोग हैं, बार से ले लो। पर नहीं, चक्कर क्या है कि हमारे रूट्स में जान है, और जो रूट्स के जो सेल्स हैं, आपने देखा होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट होता है, पर किडनी किसी और की ली जा सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि खुद की किडनी खुद को तो नहीं लगती है, क्योंकि 2 किडनियाँ हैं हमारे पास, एक ख़राब हो चुकी है और दूसरी भी ख़राब होने के कगार पे, इसीलिए हम दूसरी किडनी किसी से लेके लगा रहे हैं। और वही डॉक्टर उस पेशेंट की किडनी को सर्वाइव कराने के लिए इम्यूनोथेरेपी और इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग मेडिकेशंस देता है उसको, जो लाखों के होते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी। वो 1-1 साल का थेरेपी, 1 महीने का थेरेपी रहा 2-2 लाख तक जाता है, जो आपके इम्यूनिटी को चेंज कर देता है ताकि वो किडनी सर्वाइव करे। किडनी कितने साल सर्वाइव कर लेती है? 5 से 7 साल, बहुत ज़्यादा हुआ तो। और उसके बाद तो पेशेंट की डेथ होती है। तो काफ़ी कुछ हमें समझना चाहिए कि जो बाल भी लगने हैं, अगर किसी और के लगा दोगे, शायद एक 10-20% बाल आ भी जाएं अगर बाय मिस्टेक, वो भी किसके, जो स्टडीज़ हुई हैं पहले के ज़माने में, इज़ ऑफ योर कंसैगुइनस ट्विन ऑफ द सेम योक सैक। मतलब उस बच्चे का जिसके 2 भाई हैं और वो एक ही थैली से पैदा हुए हैं, 2 अलग अलग थैलियाँ नहीं चाहिए। दे आर ट्विन्स एंड दे आर फ्रॉम द सेम योक सैक, चाहे वो भाई बहन भी हो, ऐसे भी होते हैं। तो कंसैगुइनस ट्विन्स बोलते हैं उसको। और वो सेम जैसे ट्विन्स 2 मिलके अगर आप उनका किसी का बाल किसी और को लगाते हो, वो चल जाता है और वो काम भी आता है और ग्रो भी होता है। लेकिन उसी सेम ट्विन को सेम प्रॉब्लम भी तो हो सकती है बालों की। एग्जैक्टली। सो देन अगर आज की तारीख में उसको रिप्रेजेंटेशन आ गया कि बाल कम हो रहे हैं, 6 साल 5 साल के अंदर दूसरे वाले को भी वही आने वाला है। इट्स अ हाई, बट होता है कि जीन्स आर वेरी लिबरल एट टाइम्स। हमारी बॉडी के जो है हेयर जीन्स जो है, काफ़ी स्टडी की है इसके ऊपर भी, कि हर चौथे इंसान को बाल गिरते हैं। अगर आपके 4 भाई हैं, हो सकता है कि तीनों की निगरें आपकी गिर जाए। So it's the 4th person who always gets affected first, and there are high chances the 4th person will be 100% to the hair loss, and the remainders might have about 25% of the problem, but not all. So how safe is hair transplant and who should come to do that? और प्रोसीजर कैसा होता है? That's a big question, of course, to talk in a good way. Transplant is done by an experienced surgeon for more than 3 to 5 years of hair transplant practice, minimum, that you should see, having done more than 150 to 170 cases minimum. मतलब जो मैंने मेरा पहला केस किया था, 350 केसेस देखने के बाद, उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रयास करने के बाद मेरा पहला ऑपरेशन मैंने किया। बट आई वुड ऑलवेज से कि इतना आपको एक्सपीरियंस पहले देखना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है, फिर उसके बाद आप कोशिश कर सकते हो। और आपका कम से कम 150 से 200 ऑपरेशन, मिनिमम 150 आपने किसी डॉक्टर के अंडर में रह के करके सीखने के बाद ही शुरू करना चाहिए ट्रांसप्लांट करना। आज के ज़माने में लोग 20 ऑपरेशन करते हैं, 10 ऑपरेशन करते हैं और सीधा बोलते हैं मेरा सेंटर है, मैं करता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट। इट्स नॉट अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया। डॉक्टर का बेस जानना, उनका कितना नंबर ऑफ़ सर्जरीज़ किया हुआ है, रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, कम से कम उन्होंने 25-50 पेशेंट्स की पिक्चर्स आपको दिखानी चाहिए जो बिफोर आफ्टर की हों। और आपको अगर 1-2 पेशेंट्स के वो नंबर दे सकें, उनकी उनसे बात करें कि कैसा रहा उनका प्रोसीजर, व्हाट वाज देयर होल एक्सपीरियंस, बिकॉज ट्रांसप्लांट इज़ अल्टीमेटली अ सर्जिकल प्रोसीजर। उनको इट्स अ रीअरेंजिंग ऑफ फॉलिकल्स फ्रॉम द एरियाज विच यू हैव देम टू द एरियाज विच यू डोंट हैव देम, और वहाँ से लेके वहाँ लगाना है उसको। तो इट्स अ वेरी इंटीग्रेट प्रोसेस, जिसमें आपको नेचुरलनेस का ध्यान रखना, एस्थेटिक सेंस का ध्यान रखना, नंबर ऑफ़ ग्राफ्स की उतनी ही रिस्पेक्ट करना कि आगे चल के आपको और भी अगर ट्रांसप्लांट लगे, और भी बालों की थिनिंग हो, पतला हो जाए और लग जाए, तो आपके बाल अवेलेबल हों कहीं ना कहीं से लेने के लिए। ये सारी जानकारी अगर डॉक्टर के पास है और वो बराबर से आपको सजेस्ट करके उतने ही ग्राफ सजेस्ट करे जो आपको एक लुक्स चेंज करने में हेल्प कर सके, ना कि उस डेंसिटी तक पहुंचाए जो आपके बचपन में शायद डेंसिटी थे, बिकॉज वो डेंसिटी तो कभी अचीव नहीं की जा सकती है। तो वो समझते हुए अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है एंड आपको उतने ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है आपकी, दैट इज़ द राइट सजेस्टेड डॉक्टर। एंड ऑफ कोर्स हेयर लाइन डिज़ाइन इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट वेयर इज़ अ मेक एंड अ ब्रेक सिचुएशन। जो हम बोलते हैं लोगों को कि अगर हेयर लाइन आपकी सही नहीं बनी, आपका कुछ नहीं सही बना। बाल भरना तो आसान है, पर जो हेयर लाइन की जो लाइन है, अगर उसमें दिखाई दे रही है कि आपने बिल्कुल सीधा लाइन बना दिया, या आपने टिक मार्क बना दिया नाइकी का, या आपने कुछ और बना दिया, ऐसे सिर्फ मैंने बाल देखे हैं और उसको बदल के दिया है, बिकॉज देन दे कम एंड से कि अब इस तरह से हम नहीं रह सकते, आप इसको ठीक करके दो। तो ऑफकोर्स ठीक करने में डबल खर्चे हो जाते हैं उनके। मैं बोला आप पहले अगर अच्छे डॉक्टर से कराते हो, पहला ही प्राइस सही देते हो, तो यू शुड गो टू द राइट डॉक्टर एंड पे द राइट प्राइस। कितना प्राइस आता है जनरल, खर्चा कितना आता है पर फॉलिक्यूल होता है? कैसे होता है? सो बेसिकली अगेन जब मैं यूएस से लौटा तो यूएस में 5
$5 $5 वॉज द नॉर्मल रेट फॉर, अब तो आपको डिस्काउंट करके काफ़ी करके $4 पे भी दिया जाता था, बट $4 भी काफ़ी कुछ प्राइस है इंडियन कम्युनिटी को लेके। तो हम जब इंडिया लौटे, इंडिया में हमने क्लिनिक शुरू किया इन 2009 इन केम्स कॉर्नर इन मेन बॉम्बे। वी हैड $2 रेट, तो $2 वॉज मिनिमम प्राइस। दैट टाइम डॉलर वॉज चीपर, इतना प्राइस नहीं था, 86 नहीं था आज का जो रेट है, तभी $50-60 के रेट पे चल रहा था। सो 120 रुपये बालों का रेट था पर फॉलिकल। सो टोटल कितने ग्राफ करना पड़ता है? हाँ जी, तो अभी आप सामने का हेयर लाइन करते हैं टिपिकली फॉर अ पेशेंट हुज ग्रेड 2, तो आपको कम से कम 1500 से 1800 ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो पेशेंट ग्रेड 3 और 4 हो जाता है, जैसे ग्रेड 2 इज़ फर्स्ट 2 फिंगर्स, ग्रेड 3 इज़ बियॉन्ड दैट अबाउट 3 और 4 फिंगर्स, ग्रेड 4 इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 5 फिंगर्स, एंड ग्रेड 5 एंड 6 इज़ जो पूरा क्राउन भी चला जाता है। ऐसे करके ग्रेड्स होते हैं हेयर फॉल में। तो जितना आपका ग्रेड है, तो 2 ग्रेड पे 1800 से 1500 मिनिमम ग्राफ्स लगते हैं। आपकी ग्रेड 2 में आप हो तो आपको मिनिमम 2500 ग्राफ्स लगेंगे। ग्रेड 3 हो तो 3-3.5 लग सकते हैं। ग्रेड 4 और 5 में कम से कम आपको 8 से 9000 ग्राफ्ट लगते हैं। बट ऑफकोर्स 8 से 9000 ग्राफ्ट करना एक दिन में आसान नहीं है। हम कॉम्बिनेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं। सो मैंने इसमें भी काफ़ी सारी माहिरी ली है, जिट इज़ कॉल्ड एज अ फ्यूजन टेक्निक और अ फ्यूज टेक्निक। फ्यूज मैं वर्ड यूज़ करूँगा बिकॉज फ्यूज इज़ ऑलरेडी यूज बाय अ डॉक्टर फॉर हिज ओन पेटेंटेड टेक्निक। तो मैं फ्यूजन बोलता हूँ लोगों को अपने टेक्निक को, जिसमें एक स्ट्रिप भी निकाली जाती है और पीछे और ऊपर नीचे से बालों को FUEs में निकालते हैं। अभी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रूजन इज़ वेल नोन आज के तारीख में, क्योंकि आज हर डर्मेटोलॉजिस्ट इस ट्रीटमेंट को करना चाहता है, एंड वो काफ़ी कुछ सीख के डर्मेटोसर्जन होने की वजह से करते भी हैं इसको, बहुत अच्छी बात है। बट वो FUT एक जो मेन प्रोसीजर हो गया है, जो आपके हर सर्जन के ही हाथ की स्किल है कि स्किन पूरी काट के निकाल देनी है और स्किन को वापस से जोड़ देना है, और आप वो लाइन इतनी अनडिटेक्टेबल बनाते हो जिसको हम ट्राइकोफिटिक क्लोजर बोलते हैं। स्पेशल वर्ड है जहाँ पे स्किन ऐसी चिपक जाती है दूसरे के साथ में कि वो बिल्कुल फ्रेंच किस तो ये वो वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, समथिंग लाइक दैट। सो दैट ब्यूटिफुल इज़ द स्किन होल्डिंग टू द पाइड, कि आपका स्किन पे एक जो आपके ये लाइन है, ये लाइन जो रेशे हैं, इस लाइन की तरह एक लाइन बनती है, सिर्फ वो आपके ढूंढने पे भी नहीं मिलती बालों में। हाँ, आप पूरा गंजा सर कराते हो कभी तो शायद वो लाइन दिखाई दे आपको, बट आपको सर में दिखाई नहीं देती। तो वैसे जो सर्जन का जो हाथ था उस ज़माने में 2014-15 तक हमने बहुत सारे FUTs ही ज़्यादा किए, जिसको हम फॉलिकुलर यूनिट स्ट्रिप ट्रांसफ़र सर्जरी बोलते हैं, इसलिए हम FUT वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र। और कुछ पूरा स्ट्रिप ट्रांसफ़र नहीं होता उसमें भी फॉलिकुलर यूनिट्स ही ट्रांसफ़र होते हैं ना। व्हाट इज़ फॉलिकुलर यूनिट्स? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हेयर दैट ग्रो टुगेदर। अब आप बालों को अगर पास से देखोगे तो एक जगह पे आपको 3 बाल साथ में निकलते हुए दिखेंगे, एक जगह पे 2 बाल साथ में दिखेंगे, एक जगह पे एक ही बाल दिखेगा। तो 1 बाल 2 बाल 3 बाल 4 बाल तक वो जड़ से निकलते हैं साथ में, तो दे आर फ्रेंड्स टुगेदर। वो साथ में हुआ होगा तो साथ में उनको होगा तो जल्दी उगेंगे, अच्छे उगेंगे। जहाँ उनको आपने अलग अलग कर दिया, उगेंगे ज़रूर बट थोड़ा डिले होता है प्रोसेस में। और अलग करने के टाइम पे भी उनके चारों तरफ सेल्स होना चाहिए, तो हाई मैग्नीफिकेशन मैंटस माइक्रोस्कोप आता है स्पेशल, उसके नीचे अगर आप देख के उसको डिवाइड करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है हेयर लाइन में सॉफ्ट बाल डालने की, सिंगल बाल डालने की, और पीछे आपके पास सिंगल बालों की आपके पास उतनी सिंगल बाल है नहीं, हम अब जब जड़ निकालते हैं पंच से, पंच का साइज़ भी जो पहले के ज़माने में 1.2 mm हुआ करता था, आज के ज़माने में 0.6 0.7 mm में इतना फाइन वर्क हो गया। जो पहले के ज़माने में हम 1.2 2.2 2.5 मैग्नीफिकेशन को इस्तेमाल करते थे, आज हम 3.5 6.5 तक जाके मैग्नीफिकेशन बड़ा देखते हैं। तो मतलब वो इतनी सी चीज़ आपको इतनी बड़ी दिखती है, तो आपको काम भी करने उतना आसान। ये पेनफुल रहता है? हाँ, सो अगेन इसमें जैसे सर्जिकल प्रोसेस है तो एनेस्थीसिया देना पड़ता है। अब ये एनेस्थीसिया की भी फिटनेस ज़रूरी है कि आप फिट हैं वो एनेस्थीसिया लेने के लिए, पूरे सर पे देना पड़ता है, और 15 से 20 ml का एनेस्थीसिया चला जाता है आपके वजन के हिसाब से, 2 ml पर kg यूजुअली। तो उतना सारा एनेस्थीसिया, और वो भी 1% का डाइल्यूशन करने के बाद, क्योंकि नॉर्मली अवेलेबल 2% में होता है, इसको लिग्नोकेन बोलते हैं। जो मोस्ट सेफेस्ट एनेस्थीसिया है इज़ लॉक्सीकार्ड, जो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है और सेफ़ है, उस एनेस्थीसिया को ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली मेरे जो कॉलीग्स हैं जो मुझे कभी पूछते हैं कि आपको आज तक कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई सर्जरी में? हमारे तो ये सूजन हो जाता है, स्किन चली जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है, ये फट जाता है, वो हो जाता है। मैं बोला आज तक मैंने नहीं देखा कुछ भी ऐसा। मेरे दोस्तों के बहुत सुने, उनके ठीक भी किए जाके, बट लकीली मुझे अगर नहीं मिला है तो येस, आई बिलीव दैट माई टीचर्स हैव थॉट मी राइट। माई टीचर्स हैव मेड मी फील फॉर व्हाट द पेशेंट इज़ फीलिंग, उसकी फीलिंग के साथ अपने आप को जोड़ लेना है। आपने देखा होगा वो एक पिक्चर थी अवतार, तो वो जब उसकी चोटी जोड़ देते हैं तो वो आपके पेशेंट के साथ वो कनेक्ट अगर आपने नहीं बनाया। सी मैकेनिकल डॉक्टर्स बहुत मिलते हैं, बट जो इमोशनली पेशेंट के साथ बॉन्ड करके प्रॉपर उनकी तकलीफें समझते हुए आगे बढ़ें एवरी स्टेप में, राइट फ्रॉम एनेस्थीसिया, जैसे आपने पूछा एनेस्थीसिया, तो ऑफकोर्स उसकी जो सुइयाँ लगती है वो तो लगती है भाई, वो आप नहीं रोक सकते। मैं किसी को पूछता हूँ कि कितनी % सुई लगी, तो बोलते डॉक्टर सुई का % नहीं बोल सकते, दर्द कितना हुआ 10% हुआ, बट हुआ। वो सुइयाँ तो बहुत सारी लगती है। सो दीज आर ऑल इंसुलिन नीडल्स विच इज़ अ 31 गेज नीडल,
जो बहुत ही बारीक नीडल है। इट्स लाइक मस्कीटो का जो प्रोबस्कस होता है, आपको कभी काटता है तो आपको महसूस होता है, कभी कभी महसूस होता है, हर बार महसूस नहीं होता। कभी कभी काट के भाग जाता है तब लगता है यार काटा, मच्छर काटा, बट क्योंकि वो सुन कर देता है उस जगह पे आपको अपना थूक लगा के। तो जो उसका प्रोबस्कस का जो टिप होता है वो जैसे घुसता है वैसे ये नीडल्स घुसती हैं, उतना फील होता है आपको। बट कुछ लोगों को पेन टॉलरेंस बहुत होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता है। मतलब इसमें भी एक स्टोरी है। एक मेरे काफ़ी सेलिब्रिटी दोस्त हैं, आए प्रोसीजर के लिए बैठे और मैंने बोला आपको सुन कर देते हैं माथा, आप आ जाओ नीचे लेटो। और मैंने इंजेक्शन उठाया हाथ में और मैंने वाइब्रेटिंग मशीन लगाई ताकि महसूस कम हो। सुई चुबाई नहीं, वो ऐसे उछले, नीडल ही बेंड हो गई मेरी। बोला नीडल पहले निकालो भाई, नीडल बेंड हो गई। पहले अलग कर दिया, आप ऐसा ही करने वाले हैं? मैंने बोला और 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, बस 8 एक सुई लगेंगी, ज़्यादा नहीं लगेंगी। दूसरी लगाएं, फिर वही रिएक्शन। अब तो वो उठ के बैठ गए और मुझे देख रहे हैं ऐसे, ऐसा करो ये फेंक दो, ये ब्लड फेंक दो, ये सब फेंक दो और चल दिए। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता है सर, आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, इससे प्रोसेस हो सकता है कि शायद वो इस फितार से आते कि नहीं ये तो पेनलेस ही होता है, 0 पेन वाला प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है। तो लोगों ने जानना चाहिए कि भी कोई भी प्रोसीजर आप सर पे करने जाएं, नीडल्स हैं, सुइयाँ, आपका टॉलरेंस कैसा है। आई हैव सीन वुमेन जो एक वर्ड नहीं बोलती हैं, मतलब आप उनको 10 सुई लगा दो, उनको तो एक कुछ महसूस ही नहीं होगा। तो चेहरे पे भी नहीं बोलती ना, चेहरे पे भी नहीं बोलती, एग्जैक्टली लिप्स पे नहीं बोलती, आंखों पे नहीं, उनको ना ये चीज़ का हैबिट है, बिकॉज वो आईब्रोज कराती है, करेक्ट, प्लस वो जो भी है वैक्सिंग वगैरह कराती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से जो टॉलरेंस पावर वुमेन हैव ऑलरेडी डेवलप, विच इज़ वे टू कमेंडेबल, कि वो आपको अलाउ करते हैं प्रोसीजर के लिए बहुत अच्छे से वो भी। बट वो एक शुरुआत में यस पेन होता है, बट विद इन 5 मिनट आपका जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट आया, 5 भी नहीं मैं कह सकता हूँ, 1.5-2 मिनट के अंदर ही पूरा माथा सुन हो जाता है आपका। तो मेरा टेक्निक टिपिकली एज अ सर्जन, आई एम वेरी सेफ टू प्ले विथ माई एनेस्थीसिया बिकॉज आई यूज़ प्रॉपर ग्रेडेड, प्रॉपर एंगल, प्रॉपर एरिया वेयर द इंजेक्शंस टू बी गिवन। वो करने की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवे। बट डॉक्टर्स काफ़ी डरते हैं, डॉमैट्स भी डरते हैं, ये भी डरते हैं कि हर एक पेशेंट को अगर आप सुई देते बैठो तो हर एक के कॉम्प्लिकेशन को संभालते कौन बैठेगा। क्लिनिक तो बहुत बड़ा है हमारा, रोज़ के हमारे 25-25 ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। सो दे डोंट प्रेफर, दे जस्ट डू वाइब्रेशन और वो आपको बीच बीच में सुइयाँ देते जाते हैं। तो बट फिर भी सुइयाँ महसूस तो होती है, बट वो क्या करते हैं फिर उसको कट शॉर्ट करने के लिए 20-25 सुई में काम खत्म कर देते हैं। मैं 200 से ऊपर लगाता हूँ। आई पुट मोर देन 200 इंजेक्शंस। कितने सेशंस लगते हैं? हाँ, अगेन अगर आपका डोनर अच्छा है, आपको ग्राफ्ट अच्छे मिल रहे हैं मुझे और क्वालिटी अच्छी है बालों की। डोनर अच्छा है मतलब खुद ही के बाल है ना? खुद ही के बाल है, हाँ। नहीं, डोनर अच्छा मतलब डोनर में डेंसिटी होती है, क्योंकि क्या होता है कि विद एज सेनेसेंस भी आपके पीछे के बालों को भी इफेक्ट करता है। हाउ डज सेनेसेंस इफेक्ट, मतलब एजिंग इज एवरी डेकेड ऑफ योर लाइफ टिपिकली 10% ऑफ योर हेयर विल फॉल डाउन फ्रॉम द डोनर एरिया ऑल्सो। तो एक 80 साल का आदमी टिपिकली सर पे 50% ही बाल रहते हैं उसके, जो उसके जवानी में थे नॉर्मली। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई सेम डेंसिटी के बाल आपको हर बार मिलेंगे। अगर मुझे कोई 75 का बंदा आदमी आके पूछा है क्या ट्रांसप्लांट करोगे डॉक्टर, ऐसे हाँ करूँगा, बट मुझे नहीं लगता कि आपके 5-6 हज़ार ग्राफ्स हम एक बार निकल पाएंगे, बिकॉज डोनर जब हम चेक करते हैं डोनर में से मुश्किल से 2-2.5 हज़ार निकल सकते हैं। अच्छा, ताकि वो उधर के बाल भी तो रखे लगे के बाल हैं। लगे हैं, एग्जैक्टली। तो पूरा तो पीछे से खाली करना नहीं है। तो द प्रिंसिपल आपको जैसे मैं बताया, इट्स रीअरेंजिंग फॉलिकल्स फ्रॉम द एरियाज विच यू हैव देम टू द एरियाज वी डोंट। तो हम उसको रीअरेंज कर रहे हैं, हम उसको यहाँ से खाली करके वहाँ भर दो, यहाँ से खाली करके वहाँ भर दो, वो तो नहीं कर सकते। सो यू हैव टू रीअरेंज सच अ वे दैट एवरीथिंग लुक्स इक्वली गुड। सो जैसा आपने डिस्कस किया कि बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स 1 to 6 में हम ऑपरेट करते हैं, 7 में यूजुअली हम अवॉइड करते हैं ऑपरेशंस। तो 1 पे आना सबसे आइडियल होता है, ग्रेड 1 पे? 1 पे नहीं, 1 पे इज़ नॉट ट्रांसप्लांट। सो ट्रांसप्लांट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेड 2 बट ओनली फॉर द हेयरलाइन। बट टिपिकली इन द अमेरिकन जर्नल्स जहाँ पे हम बात करते हैं ऑलवेज ग्रेड 4 एंड अबव। तब तक हम ट्रांसप्लांट की बात करना भी नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज फर्स्ट मैनेज मेडिकली, ट्राई टू ग्रो देयर हेयर एज मच वी कैन ग्रो, वेट फॉर द होल प्रोसेस के इतना बाल गिर जाए कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ ही जाए। क्योंकि रिमेंबर ट्रांसप्लांट इज़ अ रिवॉर्डिंग प्रोसीजर। ये आपको एक लुक चेंज करने का प्रोसीजर है, ये आपके हेयरलाइन को भर देने का प्रोसीजर है। जहाँ आपको जब आप आईने में देखो आपको एक हेयरलाइन दिखाई दे, आपको एक माथा चलते हुए ऊपर जा, आप ऊपर नहीं चले जाओ और आप एक जगह आके रुक जाओगे, ये प्रोसीजर है। तो ये कहाँ अगर आप थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हो तो कहाँ दिख रहा है, कहाँ समझ में आ रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। सो इट्स नॉट अ रिवॉर्ड देन इट्स लाइक डॉक्टर्स ने क्या किया और उससे क्या हुआ, मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। सो दैट रिजल्ट्स वी डोंट वांट टू लिसन, वी वांट टू लिसन कि डॉक्टर बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स आई हैव अ वेरी गुड स्टोरी ऑफ अ पेशेंट हु कम्स एंड सेज दैट डॉक्टर आई सी यू। आई सेड व्हाट डू यू मीन? बोलते रोज़ सुबह उठता हूँ तो आईने में आप दिखते हो मुझे। रोज़ सुबह कहीं भी मैं अपने आप को देखता हूँ तो पहले मुझे आप दिखते हो, बाद में अपने आप को देखता हूँ। मैंने बोला ऐसा मत करो, बीवी क्या बोलेगी आपकी? तो बोलते ऐसा नहीं, मतलब मेरे बालों को देख के बोल रहा हूँ। मैं हाँ बालों को देख के बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको बालों में मैं दिखता हूँ तो अच्छी बात है, ये बात ठीक है।
तो ऑफकोर्स दैट्स रिवॉर्डिंग फॉर अस ऑल्सो कि कितना हम उनको खुशी दे पाएँ, कितना उनकी हम लाइफ चेंज कर पाए लिटरली, कि वो आज अपने आप को इतना खुश महसूस कर रहे हैं, जब भी आईने में देखते हैं तो मुझे भी याद कर रहे हैं, तो मैं बहुत बढ़िया है। आई थिंक किसी की याद में अच्छे से रहो आप, और बिल्कुल उनकी वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा मिलती रहें। दिस इज़ व्हाट अ डॉक्टर वांट्स। सो थैंक यू डॉक्टर सो मच। आपने आज इतने सारे इंसाइट्स शेयर किए जितने शायद कितना भी हम एज अ लेमैन रिसर्च भी करें तो भी एक साथ हम कभी भी अटेंड नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर डैट। एंड व्हाट थिंग आई लव अबाउट यू इज़ आप खुद एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होकर भी आप लास्ट तक उसको रखते हैं, ताकि यू डोंट रिकमेंड पीपल के हेयर ट्रांसप्लांट आप करो जबकि आप वही काम करते हैं जी। सो दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट इवन आफ्टर द एक्सक्लूसिविटी दैट आई प्रैक्टिस, जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक्सक्लूसिव हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करता हूँ, I choose my patient right. I know there are centers and clinics where doctors have done procedures, something went wrong and they have been behind bars. I am not in a zone where I can think of like that, because I think good for my patients. वो कहते हैं ना, हमारे दिल में अगर अच्छाई है, वही अच्छाई आप सामने वालों के लिए भी देखते हो, और वही अच्छाई आप चाहते हो कि सब जगह हम स्प्रेड करें। सो यू बी गुड एंड यू डू गुड। ये फिलॉसफी के साथ में अगर आप चलोगे, तो अगर आप कम भी काम करोगे, कम भी कमाओगे ज़िंदगी में, या कम भी आपकी जो इज़्ज़त है, आपने जो कमाई है ज़िंदगी में इज़्ज़त, उससे आप अपने आप को हमेशा धनवान समझोगे। एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव। मुझे भी नहीं लगता डॉक्टर सर कि कोई भी पॉडकास्ट इतना इंसाइटफुल होगा अबाउट हेयर्स जो आपने आज इंसाइट दिया है ना। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंसाइटफुल पॉडकास्ट फ्रॉम एनी डॉक्टर वी हैड टेकन Till till now. now. Thank you so much. Thank you for I am Thank you so glad, much for absolutely. Bravo to you all actually. आप लोगों ने जो मेहनत करी और मेरे को पूछे इस तरह से questions, मैं आपको उस तरह से जवाब दे पाया. So I think it's always the both both parties sides. who, Yes. Thank you so much. So thank you so much for coming. Thank you.